हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और स्वागत करता हूं आपका। आज यूपीपीसीएल का सलूशन करने वाला हूं। यूपीपीसीएल 2019 के 4 पेपर आए थे। चारों शिफ्ट में से टेक्निकल के हर शिफ्ट में 150 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें 150 इंटू 4 मतलब चारों शिफ्ट के 600 क्वेश्चन बनते हैं। और उन 600 ही क्वेश्चन में से मैं टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस करा रहा हूं। आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं ये जो मशीन है, डीसी मशीन है, इसके कंस्ट्रक्शन से जुड़े सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को। हम बाकी के क्वेश्चंस, बाकी के टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इससे पहले मैंने अल्टरनेटिंग करंट डाल चुका हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल का डाल चुका हूँ, और ठीक इस लेक्चर से पहले जो मैंने डाला था वो डाला था बेसिक मैग्नेट का। डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन वाले जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 48 क्वेश्चंस बनते हैं इस लेक्चर में। हम लोग 48 क्वेश्चंस बनते हैं पूरे 600 क्वेश्चंस में से, वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप पूरा लेक्चर देखेंगे, क्योंकि फ़ायदा उठाने के लिए लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं चंद्र प्रकाश। चलिए, जैसे कि हम लोग इतना सब कुछ साथ में कर रहे हैं, आप लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की भी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 1 आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन 1 स्क्रीन पर है, आप लोग देख रहे होंगे। चलिए, किसी डीसी जनरेटर के इंटरपोल फील्ड कॉइल से जुड़ी होती है। किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल से जुड़ी होती है। अब आप देखिए बड़े ही ध्यान से कि ये अगर कोई डीसी मशीन है, ये कोई अगर डीसी मशीन है और मान लीजिए ये रोटर है, ठीक है, ये पोल्स होंगे, जाहिर सी बात है, नॉर्थ साउथ। तो देखिए इंटरपोल कहाँ लगा होता है, हम लोग बात करेंगे इंटरपोल कहाँ लगा रहता है। और यहाँ पर होते हैं ब्रशेज़, इस रोटर से जुड़े हुए होते हैं ब्रशेज़। और हमारा इंटरपोल कहाँ लगा होता है, इंटरपोल हम लोगों का लगा होता है इस तरीके से। देखिए इंटरपोल की शेप कुछ इस तरीके से ही होती है। इसके पीछे अपना रीज़न होता है। बिल्कुल, मैं रीज़न बता दूं आपको। इसके पीछे जो रीज़न होता है वो होता है ताकि सैचुरेशन यहाँ पर अकर ना करे। देखो मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना, ये इंटरपोल हैं। इंटरपोल से जुड़े हुए सारे सवाल बताऊंगा, और सवाल बताऊंगा ये वाला भी कि किस तरीके से आपको ये सवाल करना है। ठीक है, एक बात समझ लीजिए, ये जो इंटरपोल होते हैं इसका काम क्या है, फंक्शन ऑफ इंटरपोल क्या है, क्या फंक्शन बनता है इस इंटरपोल का। इस इंटरपोल का फंक्शन बनता है जो यहाँ पे मतलब ब्रश पर, ब्रश एक्सिस पर या ब्रश अक्ष पर कह लीजिए, ब्रश अक्ष पे जो रिएक्टेंस वोल्टेज डेवलप होता है, प्रेरक वोल्टेज डेवलप होता है, उसको ख़त्म करता है। रिएक्टेंस वोल्टेज या फिर कह सकते हैं प्रेरक वोल्टेज को ख़त्म करता है। क्लियर है। तो क्या करता है इंटरपोल, ब्रश एक्सिस पे यहाँ जो रिएक्टेंस वोल्टेज डेवलप होता है उसे ख़त्म करता है। ये रिएक्टेंस वोल्टेज क्या है, ये रिएक्टेंस वोल्टेज, ये सब पेपर में पूछते हैं सवाल, इसीलिए आपको करने पड़ेंगे। ये रिएक्टेंस वोल्टेज क्या करता है, ये स्पार्किंग पैदा करता है ब्रशेस पे। इस वोल्टेज की वजह से, प्रेरक वोल्टेज की वजह से स्पार्किंग होती है ब्रश पे, ब्रश पर स्पार्किंग होती है। ठीक है, तो याद रखिए इंटरपोल क्या करता है, ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज स्पार्किंग पैदा करता है उसको खत्म करता है इंटरपोल। आप सोचेंगे ऐसा कैसे खत्म करता है, काउंटर ईएमएफ पैदा करके। मतलब यहां ब्रश पर वो एक ऐसा ईएमएफ पैदा करता है जो क्या करेगा, ब्रश पर ऐसा ईएमएफ पैदा करेगा जो ब्रश पर रिएक्टेंस वोल्टेज को खत्म कर देगा। मतलब इसकी वजह से भी एक ईएमएफ पैदा होगा, और एक ईएमएफ पैदा होगा ब्रश पर रिएक्टेंस वोल्टेज। और रिएक्टेंस वोल्टेज क्यों पैदा होता है, रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा होता है आर्मेचर फ्लक्स की वजह से। मतलब यहाँ आर्मेचर रिएक्शन होता है उसकी वजह से। बड़ी अच्छी लंबी कहानी है, पर खैर इंटरपोल का समझ में आ गया। देखिए एक सवाल इंटरपोल का ये आता है कि तो इंटरपोल क्या करता है, जो मेन काम है, पहला काम है, प्रायोरिटी वाला काम है। बेटा एक बात ध्यान से समझिए, जो प्रायोरिटी वाला काम है वो क्या करता है इंटरपोल, यहाँ रिएक्टेंस वोल्टेज को खत्म करता है, याद रखिए। क्लियर है।
जो सेकंड नंबर काम करता है इंटरपोल, वो क्या करता है, स्पार्किंग को सुधारता है। याद रखिए, तो पहली चीज, जब पहला चीज होगी तभी तो दूसरी चीज होगी, मतलब रिएक्टेंस वोल्टेज खत्म होगा तभी तो स्पार्किंग रिड्यूस होगी। तो याद रखिएगा पेपर में, याद रखिएगा पेपर में ये चीज बहुत बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि ऑप्शन में ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, पर बेटा आपको लगाना ये है। अगर बोथ देगा तब आप दोनों लगाएंगे, बट आपको पहले लगाना ये है। क्यों लगाना है पहले ये? क्योंकि पहला काम ही यही है, इसीलिए लगाना है। पूछते हैं इंटरपोल की पोलैरिटी क्या है। देखिए इंटरपोल के जितने सवाल आएंगे कोई नहीं छूटेगा आपसे, इसीलिए कहता हूं पूरा लेक्चर देखिए। हर एक लेक्चर में मैं कंसेप्ट बताता हूं डिटेल में उस टॉपिक से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटरपोल की मैं बात करता हूं। इंटरपोल की जो पोलैरिटी है वो क्या होती है? मान लीजिए ये जनरेटर है, मैंने बनाया जनरेटर। देखिए बना तो मैं मोटर भी सकता था, मैंने जनरेटर बनाया, ठीक है। अब जो जनरेटर की रोटेशन होगी इस तरीके से, जो रोटेशन होगी जनरेटर की, जो रोटेशन जिस दिशा में होगी, मतलब मान लीजिए क्लॉकवाइज है, मान लीजिए क्लॉकवाइज है, मान लीजिए रोटेशन क्लॉकवाइज है, मान लीजिए क्लॉकवाइज है रोटेशन, तो आप एक चीज देखिए, जो क्लॉकवाइज रोटेशन में जो आगे पश्चिमगामी, सॉरी फॉरवर्ड, आई थिंक फॉरवर्ड को पश्चिमगामी, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड में, मतलब जिस रोटेशन की दिशा में, आगे चलने की दिशा में जो पोल मिलता है, उसी पोल का यहाँ पे पोलैरिटी लगाते हैं। मतलब इस तरीके से पोल बनाएंगे कि ये, जैसे देखिए यहाँ आगे चलने में कौन सा मिल रहा है, नॉर्थ, तो इसको हम क्या बना देंगे, नॉर्थ बना देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जाहिर सी बात है, ये जो पोल बनाए गए हैं, ये पोल बनाए गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा, मतलब फील्ड वाइंडिंग द्वारा। ये पोल कैसे बनाए गए हैं? फील्ड वाइंडिंग द्वारा पोल बनाए गए हैं, याद रखिएगा ये, ठीक है। और याद रखिए इस फील्ड वाइंडिंग के जो पोल, ये जो पोल है इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने ऐसे कॉइल में वाइंडिंग बांध के बनाए हैं इसको पोल। इसको ध्रुव कैसे बनाया है? परमानेंट पोल नहीं लगाए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा लगाए हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो ये वाइंडिंग है उसकी सप्लाई हम कहाँ से देते हैं? उसकी सप्लाई हम देते हैं आर्मेचर वाइंडिंग से। कहाँ से देते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग से। तो इस बात को मत भूलिएगा कि ये जो यहाँ से जो भी ये निकल रहा है, इसकी सप्लाई कहाँ से देते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग से। देखिए मैं ये यहाँ बनाता, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है यही आके यहाँ कनेक्ट रहती है, मतलब इसका प्लस यहाँ पर, इसका माइनस यहाँ पर। तो पेपर में पूछता है कि इंटरपोल की जो कनेक्शंस हैं, वाइंडिंग जो हैं, वो कैसे लगाई जाती हैं? आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में लगाई जाती हैं। तो इंटरपोल वाइंडिंग्स या इंटरपोल कैसे लगाए जाते हैं कनेक्शन वाइज? अगर मैं बात करूं मेरे भाई, कनेक्शन वाइज कैसे लगाए जाते हैं? कनेक्शन वाइज कैसे लगाए जाते हैं? कनेक्शन वाइज लगाए जाते हैं इन सीरीज़ विद आर्मेचर, इन सीरीज़ विद आर्मेचर वाइंडिंग। क्लियर है? मतलब आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में लगाई जाती है ये। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिलीव करिए। इंटरपोल के जितने क्वेश्चन आएंगे इतने कंसेप्ट से पूरे से हल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन का, सवाल का जवाब देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल डैश से जुड़ी होती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में, तो इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में जुड़ी होती हैं, याद रखिए। प्लस से हम लोग क्या जोड़ देंगे? देखिए श्रृंखला कनेक्शन कैसे होते हैं, श्रृंखला कनेक्शन कैसे होते हैं आपको याद होना चाहिए। प्लस माइनस, मतलब प्लस को मैं सॉरी थोड़ा सा पीछे गलत पड़ रहा गया हल्का सा। प्लस को हम जोड़ेंगे माइनस से, ये प्लस नहीं होंगे, दोनों जगह माइनस होंगे। प्लस को हम जोड़ेंगे माइनस से, और फिर ये प्लस जोड़ेगा इस माइनस से, और ये आपस में इस तरीके से सीरीज में कनेक्शन में होंगे, याद रखिएगा। क्लियर है इतना पॉइंट? आप लोग घबराइए नहीं, इस तरीके से मान लीजिए, आप इस तरीके से मान लीजिए। देखिए 4 हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4, प्लस माइनस। अब आप इस पे नाम दे दीजिए 1 2 3 4। क्लियर है इतना पॉइंट? तो 1 और किसको कनेक्ट कर देंगे? देखिए 1 को 2 से कनेक्ट करेंगे, तो 1 तो 2 से कनेक्ट है ही है, और 2 को 3 से कनेक्ट कर देंगे, तो इसको 2 को 3 से कनेक्ट कर देंगे, और 4 को किससे कनेक्ट, और 3 को देखो 4 से कनेक्ट कर देंगे, मतलब इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ये सब आपस में, और फिर क्या हो जाएगा? देखिए इस तरीके से ये सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट? और ये फिर आके 4 को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, पूरा आपस में सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। तो आंसर आपका पहले नंबर क्वेश्चन का क्या बनता है? सी इज द राइट आंसर। आप लोग इसको देख लीजिए, आगे जितने भी इंटरपोल के सवाल आएंगे इससे बाहर एक भी सवाल नहीं होगा। चलिए, डीसी मोटर स्टार्टरों का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डीसी मोटर के स्टार्टर हो या किसी भी मोटर के स्टार्टर हो, इंडक्शन के भी हो, प्रेरक के हो, चाहे डीसी मोटर के हो, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए, मतलब शुरुआत में एक करंट जो बहता है वो बहुत हैवी करंट होता है, रेटेड से कई गुना करंट होता है। याद करिए, रेटेड करंट मतलब जिसके लिए मोटर बनाई गई है उससे कहीं अधिक करंट बहता है स्टार्टिंग में।
तो स्टार्टर का काम क्या होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्टार्टर का काम क्या होता है। मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए, आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, फिर मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ। आगे इंटरपोल के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग इसी से करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, डीसी मोटर स्टार्टर का उपयोग। तो देखिए होता क्या है, डीसी मोटर की मैं अगर बात करूँ, ठीक है, डीसी मोटर की मैं अगर बात करूँ तो आप सब लोगों को पता होगा कि किस तरीके से उसकी इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो डीसी मोटर की जो इक्वेशन बनती है वो ये इस तरीके से बनती है। तो आर्मेचर करंट अगर मैं यहाँ से निकालूँ, आर्मेचर करंट माने IA, ठीक है, IA अगर मैं यहाँ से निकालूँ इस इक्वेशन से, तो क्या निकलेगा, V माइनस EB अपॉन RA। क्लियर है इतना पॉइंट, यही निकलेगा। अब आप बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना है इस चीज़ को। ये आर्मेचर करंट है, ठीक है। अब ये जो आर्मेचर करंट है, देखिए इन स्टार्टिंग, शुरुआत के टाइम पे क्या होता है, ध्यान से समझना, क्योंकि EB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, ठीक है। और स्टार्टिंग में स्पीड लगभग क्या होती है, 0। तो EB बैक EMF की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये बात तय है। तो बैक EMF की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब IA क्या हो जाएगा, V अपॉन RA रह जाएगा खाली। अब RA होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस, जिसका मान बहुत ही कम होता है, जिसका मान बहुत कम होता है। मान बहुत कम होता है का क्या मतलब है कि मान इतना कम होता है कि स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट वेरी हाई हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, वेरी हाई हो जाती हैं। तो हम लोग स्टार्टर कैसे यूज़ करते हैं, स्टार्टर जब हम यूज़ करते हैं तो इस बात को समझिए, IA इजिकल्स टू, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, V अपॉन RA होता है, सप्लाई वोल्टेज अपॉन RA। अब आप खुद सोचो, सप्लाई वोल्टेज लगभग हम 200 या 220 देते हैं, मैंने मान लीजिए 220 ले लिया, RA लगभग 0.5 या 1 ओम होता है। तो खुद सोचिए कितना करंट हो गया, कितना हैवी करंट बह गया, कितना हैवी करंट हो गया। तो ये हैवी करंट तो क्या करेगा, वाइंडिंग को जला देगा। हम अवॉइड करते हैं ऐसा केस, हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं ऐसे केस को, क्योंकि ये वाइंडिंग को जला देगा मशीन की। तो हम ना स्टार्टर यूज़ करते हैं। स्टार्टर में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ना शुरू करते हैं स्टार्टर द्वारा। किसमें, आर्मेचर रेजिस्टेंस में। मतलब शुरुआत में हम लोग क्या करेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ने लगेंगे, जिससे आर्मेचर करंट कम हो जाएगा। तो ये अगर हमारा बढ़ता चलेगा तो आर्मेचर करंट कम हो जाएगा। हर समय नहीं रहता, याद रखिए। स्टार्टिंग जैसी हो जाती है मशीन की, जैसी रेटेड करंट स्टार्टिंग में हमारा नॉर्मल आ जाता है, मतलब हमारे पास एमीटर तो होगा ही होगा। जैसे ही हमारा आर्मेचर में करंट नॉर्मल आ जाता है, मतलब स्टार्टिंग में हाई होता है, और स्टार्टर को जैसे ही हमने चालू किया आर्मेचर करंट नॉर्मल आ गया, तो धीरे धीरे करके स्टेप वाइज, याद रखिए स्टार्टर द्वारा, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार्टर द्वारा स्टेप वाइज, मतलब एक एक करके स्टेप वाइज बाहरी रेजिस्टेंस को, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हटाया जाता है, हटाया जाता है, याद रखिए स्टेप वाइज हटाया जाता है। तो याद रखिए ये स्टार्टर का काम है, यही स्टार्टर का काम है। तो स्टार्टर क्या करता है, प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। ये बात फैक्ट है, प्रारंभिक विद्युत धारा को वो करता है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा, इसका ऑप्शन क्या हुआ, इसका ऑप्शन क्या हुआ, इसका ऑप्शन देखिए, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सी इज द राइट आंसर। सेकंड का क्या बना, सी। चलिए थर्ड को हम लोग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखिए, पश्च अंतराल बैक पिच शब्द आमतौर पर डैश के संदर्भ में यूज होता है। वाह, बहुत ही प्यारा सवाल है बैक पिच और फ्रंट पिच को लेके। देखिए कई सारे सवाल, बहुत सारे सवाल इस टॉपिक पर पेपर में पूछे गए हैं। ये प्योर एक डिज़ाइनिंग का टॉपिक है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये प्योर एक डिज़ाइनिंग का टॉपिक है। मैं आप लोगों के सामने कुछ बातों को लिखना चाहूँगा, उससे पहले कोई आपका बैक पिच और फ्रंट पिच का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिलीव मी, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पर आपको ये पूरा देखना पड़ेगा। क्लियर है इतना बात, आपको ये पूरा देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कुछ बातें लिखूँगा, आप लोग देखिएगा। क्लियर है, चलिए देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। ये एक कॉइल होती है, ठीक है। थोड़ा सा एक क्विक
रिवाइज करा के फिर मैं इस क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये एक कंडक्टर होता है, एक चालक होता है, और ये एक कॉइल होती है, ठीक है, ये एक कॉइल होती है। क्लियर है इतना पॉइंट? ये कॉइल की कॉइल साइड होती है, ये कॉइल की कॉइल साइड बोलते हैं इसे, और ये होता है टर्न, या फिर क्या बोलते हैं इसको, ओवरहैंग। हैंगओवर नहीं बोलते, ओवरहैंग बोलते हैं। तो टर्न और ओवरहैंग क्या हुआ, सेम चीज हुई। पेपर में सवाल पूछते हैं कि टर्न या ओवरहैंग क्या काम करते हैं और कॉइल साइड क्या काम करती है। याद रखिए कि जो ईएमएफ यहाँ पर पैदा होता है वो कॉइल साइड में होता है, यहाँ कोई ईएमएफ पैदा नहीं होता। नो ईएमएफ इज जनरेटेड ओवर हेयर, यहाँ कोई ईएमएफ पैदा नहीं होता। तो फिर ये लगा क्यों है? ये लगा इसीलिए है, ये कनेक्ट करता है दो कंडक्टरों को। देखिए ये एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा? टर्न और ओवरहैंग बोलते हैं। अब आप मेरी एक बात समझने की कोशिश करिए कि ये जो टर्न और ओवरहैंग है इसमें ईएमएफ नहीं पैदा होता। इसको कभी कभी वो एलएमआरसी 2016 या 17 के पेपर में, आप लोगों का ही पेपर था, मेंटेनर का पेपर था, उसमें पूछ चुका है कि ओवरहैंग क्या एक एक्टिव पार्ट है या इनएक्टिव है, सक्रिय है या अक्रिय पार्ट। अब आप खुद सोचिए, ये ईएमएफ तो पैदा नहीं कर रहा, तो ये कैसा पार्ट हुआ? इनएक्टिव पार्ट बोलते हैं, सक्रिय पार्ट बोलते हैं। किसका? आर्मेचर वाइंडिंग का, ठीक है। और ये कैसा पार्ट हुआ? क्योंकि ये ईएमएफ पैदा कर रहा है, काम की चीज़ है, काम की चीज़ हमेशा सक्रिय होती है, एक्टिव होती है। बहुत प्यारी बात है, एक्टिव पार्ट रहेगा ये। अब आप मेरी बात समझने का कोशिश करिए। ये एक कॉइल हो गई। जब ऐसी कई कॉइल सीरीज में लगा दी जाती है, मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, जब ये ऐसी कई कॉइलें सीरीज में लगा दी जाती हैं इस तरीके से, देखिए बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। जब हम लोग फुल कोर्स में पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हर चीज़ को, डिज़ाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। इसे कहते हैं मल्टी टर्न कॉइल, क्योंकि इसमें कई टर्न है। अच्छा, मैं को टर्न के बारे में भी बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने अभी आपको क्या कहा, ये टर्न है, इसको हम एक टर्न बोलते हैं। मतलब कहने का इस पूरे को मिला के 1 टर्न, ये 1 टर्न काउंट होता है, इसको एक टर्न बोलते हैं। अब आप खुद देखिए, यहाँ 1 टर्न है, 2 टर्न है, 3 टर्न है, 4 टर्न है। अब बोलने को तो आप इसे क्वाड्रा टर्न कॉइल भी बोल सकते हो, पर हम इसे क्या बोलते हैं? मल्टी टर्न। जहाँ 2 या 2 से अधिक टर्न आ जाए वहाँ मल्टी टर्न कॉइल बन जाती है। क्लियर है इतना पॉइंट? अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहीं से बैक पिच और फ्रंट पिच के कंसेप्ट बनते हैं। मतलब कुल मिला के बैक पिच और फ्रंट पिच के जो कंसेप्ट हैं वो डीसी मशीन में है। तो अगर मैं बात करता हूँ आपके इस क्वेश्चन की कि पश्च अंतरकाल बैक पिच शब्द आमतौर पर डैश के संदर्भ में यूज़ किया जाता है, तो याद रखिए डीसी आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए बैक पिच हुआ और फ्रंट पिच हुआ, ये सब डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के। बैक पिच को गामा भी, ये वाई नहीं है, गामा है, और फ्रंट पिच को अग्रगामी पिच जिसे हम बोलते हैं, ये गामा एफ से हो जाता है फ्रंट पिच, याद रखिएगा, ठीक है। तो डीसी आर्मेचर वाइंडिंग की अगर मैं बात करूं, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग की अगर मैं बात करूं, तो फ्रंट पिच और बैक पिच इसी से जुड़े कंसेप्ट हैं, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। और ये 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा पार्ट मिटा देता हूँ। चलिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हुए चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में ए इज द राइट आंसर, बिकॉज ए इज द राइट आंसर। क्यों है? क्योंकि डीसी मशीन से ही जुड़ा टर्म है। देखिए एक एक क्वेश्चन बड़े ही डिटेल में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको ये बना के दिखा दिया। अभी स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देखिए, एक वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या। अब देखिए वेव वाइंडिंग है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या को ए से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब ए का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, समांतर पथों की संख्या। ए को किससे रिप्रेजेंट है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, मतलब समांतर पथ कितने होंगे? वो होंगे ए। तो वेव वाइंडिंग में 2 होते हैं, लैप वाइंडिंग में बराबर के पी होते हैं। मतलब जितनी पोल होंगे मशीन के अंदर उतने ही आपके समांतर पथ होंगे। और यहाँ पर हमेशा वेव वाइंडिंग में 2 ही समांतर पथ होंगे, कितने भी पोल दे दे मशीन में आपको क्वेश्चन में, घबराइएगा नहीं। मतलब इसमें हमेशा 2 ही समांतर पाथ रहेंगे, इसमें पोल की संख्या के बराबर समांतर पथ रहेंगे। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मतलब 4th नंबर क्वेश्चन जो हम लोग अभी कर रहे थे, आंसर देख लेते हैं।
दिल्ली इज द राइट आंसर, दिल्ली इज द राइट आंसर, फोर्थ का इज द दिल्ली इज द राइट आंसर, 2 नंबर इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं आगे, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। वो पूछ रहा है कि डीसी मशीन के जो ईएमएफ पैदा होता है, अब देखिए ये आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा तो होगा ही होगा। इस ईएमएफ पैदा करने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूं। इस ईएमएफ की इक्वेशन वो बोलता है, वो क्या बोलता है, इक्वेशन बताइए ईएमएफ, कितने ईएमएफ पैदा होता है। तो याद रखिए जो ईएमएफ पैदा होता है आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर, वो पैदा होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू उड़ गए 60 आदमी लेके। देखिए बहुत मस्ती से हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इसे छोड़ के तुम जो जाओगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा क्या पछताओगे। देखिए कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है, वो मेरे से पूछते हैं कि सर हम लोग बहुत डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो देखो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, डीमोटिवेट कौन नहीं होता, डीमोटिवेट अर्जुन भी हुए थे और उन्होंने अपने एक गुरु की बात मानी थी और एक काम जो चालू किया था उसको लास्ट तक ख़त्म किया था, पूरी लड़ाई लड़ी थी। उनको ये नहीं मालूम था कि वो जीतेंगे या हारेंगे, बट लड़ाई उन्होंने पूरी लड़ी थी। मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद रखूँगा कि आप भी जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, जिसको भी आप पढ़े होंगे जिससे भी, या आप मेरे को फॉलो करते हैं, किसी और को फॉलो करते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अब आपने लड़ाई जो छेड़ दी है, जो जंग आपने छेड़ दी है, इसको पूरा करिएगा, ताकि कभी आपको ये मलाल नहीं रह जाए कि आपने ये जंग अच्छे से नहीं लड़ी थी। याद रखिएगा ये चीज़। तो पूरी शिद्दत से ये जंग लड़नी है। मैं आपको बता रहा हूँ सारे रिश्ते नाते जो होते हैं वो सब आपको डबल इज्जत देने लग जाएंगे। आज अगर तुम उनको खुश करने में, दोस्तों को खुश करने में लगे रहोगे, बहुत टेम्परेरी बेनिफिट है। कल जब आप जेई बन जाओगे, TG2 बन जाओगे, तो ऑटोमेटिकली वो लोग आपसे नाराज़ होंगे ही नहीं। बिलीव करिए वो आपसे नाराज़ होंगे ही नहीं। वो तो कहेंगे कि यार वाह यार बहुत बढ़िया हुआ यार, देखो हमारा दोस्त तो जेई है, हमारा दोस्त तो ये है, टेक्नीशियन है, UPPCL में है। तो कुल मिला के वो नाराज़ नहीं होंगे। नाराज़गी कुछ टाइम की होगी। याद रखिए पूरी जंग लड़ाई लड़नी है आपने और बहुत शिद्दत से लड़नी है, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ खुद डिमोटिवेट नहीं होंगे। आप बिलीव करिए अर्जुन भी कितना परेशान हुए थे, बट उनने लड़ाई छेड़ी तो लास्ट तक लड़ी। उनको भी नहीं मालूम था रिजल्ट क्या होगा, आपको भी नहीं मालूम है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमने क्या बात करी, तो जो यहाँ EMF पैदा होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, पोल की संख्या के। Z होता है नंबर ऑफ चालक, नंबर ऑफ कंडक्टर। तो नंबर ऑफ कंडक्टर क्या होता है भैया, मैंने अभी आपको बताया चालक की संख्या। एक टर्न के अंदर कितने चालक हैं, एक चालक 2 चालक, तो 2 चालक हैं एक टर्न के अंदर। याद रखिएगा, क्लियर इतना पॉइंट। स्पीड n क्या है, नंबर RPM में स्पीड किसकी, रोटेशन पर मिनट, स्पीड किसकी, ऑफ रोटर या आर्मेचर। क्लियर है, आर्मेचर की स्पीड या रोटर की स्पीड, मतलब जब ये घूमेगी वाइंडिंग उसकी स्पीड है n। फाई हो गया फ्लक्स पर पोल। प्लीज़ मेरे शब्दों को एक एक को बड़े ध्यान से समझिए और सुनिए। याद रखिए पेपर में एक बार पूछ लिया था कि ट्रांसफॉर्मर की EMF की जो इक्वेशन होती है, ट्रांसफॉर्मर की जो EMF की इक्वेशन होती है उसमें कौन सा EMF होता है। तो ट्रांसफॉर्मर की EMF की इक्वेशन क्या होती है बेटा, ये ट्रांसफॉर्मर की है और ये DC मशीन की है। तो ट्रांसफॉर्मर की EMF इक्वेशन में क्या होता है, 4.44 N phi M, और क्या होता है F, N phi M F होता है कि नहीं होता, जिसमें phi M क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स। याद रखिए phi M क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स, और ये क्या है, फ्लक्स पर पोल। तो अंतर है, वो पेपर में पूछ चुका है कि ट्रांसफॉर्मर के फ्लक्स में क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स, और DC मशीन के फ्लक्स में क्या होता है, फ्लक्स पर पोल। तो आपका 5th का आंसर क्या बना, देखिए मैं तो आपको आंसर बता के चल सकता हूँ, पर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन ना छूटे ऐसे टॉपिकों से, क्योंकि देखो बेटा एग्जैक्ट क्वेश्चन वो अगली बार नहीं देगा, वो क्वेश्चन देगा, इन्हीं क्वेश्चन से जुड़े कुछ क्वेश्चंस देगा। इसीलिए आप पूरा वीडियो देखा करिए। A इज द राइट आंसर। क्लियर है, A इज द राइट आंसर। और A मैंने आपको अभी बताया था, पैरेलल पाथ की संख्या, समांतर पथों की संख्या होती है A। चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला, 6 नंबर क्वेश्चन। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। MG सेट्स एंड रोटरी कन्वर्टर चेंज। देखिए इस बात को बड़ा ही ध्यान से समझिए।
रोटरी कन्वर्टर क्या काम करते हैं? रोटरी कन्वर्टर, देखिए रोटरी कन्वर्टर वो डिवाइसेस हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती हैं, याद रखिए, अर्थात मतलब रेक्टिफायर की तरह काम करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं? रेक्टिफायर की तरह काम करती हैं। रोटरी कन्वर्टर ऐसा ही नहीं है कि खाली रेक्टिफायर की तरह काम करे, ये इन्वर्टर की तरह भी काम कर सकती है। क्लियर है इतना पॉइंट? ये इन्वर्टर की तरह भी काम कर सकती है। कभी कभी हम इसको फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का भी नाम दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं? फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, मतलब जो फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करता है। एसी की फ्रीक्वेंसी 50 होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। हो गया ना फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट, इसीलिए हम इसको नाम फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का देते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? अब आप इस बात को समझिए, इसका आंसर क्या बनता है? दिल्ली इज़ द राइट आंसर। सो 6 का आंसर जो है वो दिल्ली इज़ द राइट आंसर। और बिलीव करिए कि ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, रोटरी कन्वर्टर अपने आप में जो डिवाइस है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है, ये खुद में मोटर जनरेटर का सेट है। क्या है? मोटर जनरेटर का सेट है। ऐसा नहीं है कि ये खाली एक डिवाइस है, इसके अंदर क्या होता है? मोटर जनरेटर का सेट है। इसीलिए देखिए क्वेश्चन में मोटर जनरेटर सेट या मतलब और रोटरी कन्वर्टर किस काम के लिए यूज़ होते हैं, तो वो एसी को डीसी के लिए यूज़ करे जाते हैं, डीसी को एसी में भी करते हैं, याद रखिए। तो इन्हें क्या कह देते हैं हम लोग? यांत्रिक रेक्टिफायर या फिर यांत्रिक इन्वर्टर भी कह देते हैं, क्योंकि ये डीसी टू एसी भी करता है। याद रखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि ये इन्वर्टर का भी काम कर सकता है। इन्वर्टर का काम मतलब डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकता है, तो ये डीसी को एसी में भी कन्वर्ट कर सकता है, याद रखिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये डीसी को एसी में भी कर सकता है, एसी को डीसी में भी कर सकता है। मैकेनिकल, यांत्रिक, मैकेनिकल रेक्टिफायर, मैकेनिकल इन्वर्टर का काम ये करता है। तो दिल्ली इज़ द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग आगे अपने क्वेश्चन पे। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? देखिए सिद्धांत की बात करें तो ये सबको पता है, हमको मालूम है क्या कि इश्क मासूम है। आय हमको मालूम है इश्क मासूम है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत प्रेरण नियम पर काम करता है। तो फैराडे के लॉ पर काम करता है, ये बस सबको मालूम है। फैराडे के लॉ पर काम करता है, याद रखिए, ठीक है। फैराडे के लॉ पे काम करता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कभी कभी कह देते हैं। अच्छा, कभी कभी राजस्थान के पेपर में फैराडे लॉ ना आके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लॉ भी कभी कभी बोल दिया है, तो आप टिक लगाइएगा। तो 7th नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, या स्पेस नहीं रह गया है, 7th नंबर क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो क्या आंसर बन रहा है इसका? बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। चलिए, अब बड़ा ही प्यारा वाइंडिंग का टॉपिक शुरू हो रहा है। देखिए वही वाइंडिंग का टॉपिक जो कि मैंने आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मैं इन चीज़ों को नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि इनकी मेरे को ज़रूरत है अभी आप लोगों को समझाने में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इन फुल पिच वाइंडिंग देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा मिटाना तो पड़ेगा, मैं दोबारा बना लूँगा। देखिए समझाना आप लोगों को बेहद ज़रूरी है। ये एक कॉइल है, जैसे कि मैंने अभी बनाई है, अभी मैंने बनाई थी, यही सेम बना रहा हूँ। ये पोल हो गए, नॉर्थ साउथ पोल हो गए, ठीक है। अब ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। मान लीजिए 1 नंबर खांचे में से तार डाला, 2 नंबर मान लीजिए 7 नंबर खांचे से निकाल दिया। अब ये जो खांचे हैं ये ठीक इस पोल की अक्ष में पड़ते हैं, याद रखिएगा, सेंटर से पड़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये इस खांचे में डाला कॉइल कंडक्टर और 7 से निकाल लिया, 7 नंबर खांचे से निकाल लिया, और ये दोनों ही खांचे साउथ नॉर्थ पोल के सेंटर के सामने पड़ते हैं। देख लिए, पढ़ भी रहे हैं यहाँ पे। अगर हम ऐसी वाइंडिंग करते हैं, कैसी? खांचों को ठीक सेंटर में रखें, मतलब ऐसे खांचों से निकालें कि 1 में डाला 7 में निकाला, और हमको मालूम है कि 1 नंबर और 7 नंबर आमने सामने पड़ेंगे और सेंटर पे पड़ेंगे पोल के, तो ऐसी वाइंडिंग कहलाती है फुल पिच वाइंडिंग। उसको क्या कहते हैं? फुल पिच वाइंडिंग कहते हैं। पर अगर हम ऐसी वाइंडिंग करें कि 1 में डालें और मान लीजिए किसी 6 में से निकाल लिया, आपने 6 नंबर से निकाल लिया मान लीजिए,
6 नंबर खांचों से निकाल लिया। भाई देखो खांचे कहाँ होंगे, ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये वाइंडिंग कहाँ हो रही होगी, ये वाइंडिंग अपने आप में रोटर पे हो रही होगी। मतलब इस तरीके से ये रोटर होगा, रोटर पर खांचे होंगे 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए इस तरीके से खांचे होंगे। तो रोटर पे अगर खांचे होंगे और जाहिर सी बात है यहाँ इस तरीके से क्या होगा, पोल होंगे, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो जब हम क्या करेंगे, 1 नंबर खांचे से डालेंगे 4 से निकालेंगे, 1 नंबर खांचे से डालेंगे 4 से निकालेंगे, तो क्या होगा, ऐसी कॉइल को हम कहते हैं फुल पिच वाइंडिंग। क्लियर है। मैंने यहाँ पे 4 की जगह पे 7 ले लिया, कोई बात नहीं है। पर जब हम 1 नंबर खांचे से डालेंगे और 3 नंबर से निकाल लेंगे खांचे से कॉइल को, थोड़ा सा डायग्राम क्लियर बना देता हूँ। मान लीजिए 1 से डाला, ये पहले तो ऊपर वाला, हाँ ये हो गया ऊपर वाला टर्न, ठीक है। अब मान लीजिए 1 नंबर खांचे से डाला और 3 नंबर से निकाल लिया, निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात है हम इस तरीके से। इस वाइंडिंग को कहते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग। मान लीजिए यहाँ पर हमारा कहीं 6 रहा होगा, इसको क्या कह देंगे, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो ये जो वाइंडिंग है क्या कहलाती है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, याद रखिए। क्लियर है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाती है या फिर कहलाती है कॉर्डेड वाइंडिंग, कॉर्डेड वाइंडिंग। और जिस एंगल से ये पिछड़ गई होती है इसको कहते हैं अल्फा कॉर्डेड एंगल। क्या कहते हैं, अल्फा कॉर्डेड एंगल कहते हैं, ठीक है, अल्फा कॉर्डेड एंगल बोलते हैं। तो देखिए मेरा प्रयास है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। आंसर तो फिर मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखिए कि फुल पिच वाइंडिंग पेपर में पूछता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल की होती है, याद रखिए इलेक्ट्रिकल की 180 डिग्री होती है। काश में इस लेक्चर में आपको पूरा वाइंडिंग की डिज़ाइन पढ़ा पाता, मैं ज़रूर पढ़ाता। 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल की ये फुल पिच वाइंडिंग होती है। और शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है, जाहिर सी बात है 180 डिग्री से जितना भी कम होगी वो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी। बट इस बात का ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिकल मत भूल जाना, याद रखना। इसे छोड़ के जो तुम जाओगे, फिर से मैं कहूँगा आपको बाकी की चीज़ तो पता ही है, ठीक है। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से कम होती है, कॉर्डेड वाइंडिंग बोलते हैं। और कॉर्डेड वाइंडिंग कितने एंगल से शॉर्ट होती है, अल्फा एंगल से, और वो अल्फा एंगल क्या कहलाता है, कॉर्डेड एंगल। तो जाहिर सी बात है फुल पिच वाइंडिंग कब कहलाती है, ध्यान से समझना, ये कॉइल का विस्तार कहलाता है। मतलब कॉइल कितनी विस्तार से बांधी गई है वो कहलाता है कॉइल स्पैन, कॉइल विस्तार। मतलब कॉइल का स्पैन क्या है, तो अगर ध्यान से समझना, जब कॉइल का स्पैन मतलब कॉइल का विस्तार पूरा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो, तो ऐसी वाइंडिंग को क्या कहते हैं, तो ऐसी वाइंडिंग को क्या कह देते हैं, फुल पिच वाइंडिंग कह देते हैं। तो जाहिर सी बात है यदि कॉइल का विस्तार लेस देन 180 डिग्री होगा, अगर कॉइल का विस्तार लेस देन 180 डिग्री होगा, ऐसी कॉइल को क्या कह देते हैं, शॉर्ट पिच कॉइल। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि अगर कॉइल का विस्तार, इफ कॉइल स्पैन बराबर है किसके, फुल पिच के, फुल पिच कितने की होती है, 180 डिग्री के, तो ऐसी वाइंडिंग को क्या कहा जाता है, फुल पिच वाइंडिंग कहा जाता है। अब आप देखिए बड़े ही ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है। अच्छा, तो पोल पिच क्या होती है, पोल पिच 180 डिग्री की ही होती है, ठीक है, पोल पिच 180 डिग्री की ही होती है। तो जाहिर सी बात है यदि कॉइल स्पैन 180 डिग्री है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर कॉइल स्पैन पोल पिच के बराबर है जो कि 180 डिग्री होता है। अगर ये चीज़ें सेटिस्फाई हैं तो वाइंडिंग फुल पिच की होगी, और अदरवाइज वाइंडिंग अगर 180 डिग्री से कम है तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाई जाएगी। इसका आंसर क्या बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है इतना पॉइंट, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। कई पेपर में तो इनके एडवांटेज पूछते हैं कि शॉर्ट पिच क्यों यूज़ करना चाहिए, फुल पिच क्यों यूज़ करना चाहिए। क्या लगता है, बता दूँ आपको? चलिए बताते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस बात का बड़ा ही ध्यान रखिएगा कि आपसे पेपर में हमेशा पूछा जाएगा कि ये जो कॉइल स्पैन है ये क्या है, कैसे है, क्या है तू कैसी है, मतलब एडवांटेज इसका क्या रहता है फुल पिच वाइंडिंग का। तो देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ, कुछ बातें यहाँ से भी बता के चलता हूँ ताकि आगे सवालों में दिक्कत ना आए और मैं इसे मिटा दूँ। बैक पिच और फ्रंट पिच याद रखिएगा,
याद रखिएगा इस चीज़ को। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ। देखिए, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों को मिला के दो तरीके की वाइंडिंग बनती है। मतलब लैप भी दो तरीके की होती है, वेव भी दो तरीके की होती है। और वो क्या होती है? रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग और प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। क्लियर है इतना पॉइंट? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग जो रेट्रोग्रेसिव है, जो प्रोग्रेसिव है। याद रखिए प्रोग्रेसिव वाइंडिंग का क्या काम है, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग का क्या काम है। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग एक तरीके की वाइंडिंग होती है जो आगे की तरफ चलती है। रेट्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे प्रोग्रेस करने वाली। रेट्रोग्रेसिव का मतलब हुआ पश्चिमगामी, पीछे की तरफ प्रोग्रेस करने वाली, मतलब पीछे की तरफ चलने वाली। मतलब एक वाइंडिंग होती है जो हम करेंगे तो आगे की तरफ जाएंगे, एक वाइंडिंग होती है जो करेंगे हम तो पीछे की तरफ जाएंगे। तो रेट्रोग्रेसिव हुआ वो वाइंडिंग जो पीछे की तरफ लेके जाती है कहीं ना कहीं, और मतलब उस वाइंडिंग को करते हुए हाथ हमारे पीछे जाएंगे। और रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग हुई जिसमें हमारे हाथ आगे जाएंगे। याद रखिएगा इन दोनों में ही बैक पिच और फ्रंट पिच की जो संख्या होती है, जो मान होता है, मैं काश इसको पूरा डिटेल में बता पाता, पर मैं सॉल्यूशन क्योंकि पेपर का कर रहा हूँ तो डिटेल में तो नहीं, बट मैं आपके सवाल पूरे ज़रूर करवा दूंगा। ऑड संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए इनकी। याद रखिए संख्या कैसी होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग करने के लिए सवाल पूछा जाता है कि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग करने के लिए संख्या तो विषम होनी चाहिए, ये तो बात तय हो गई। मतलब इसकी भी संख्या विषम होनी चाहिए, इसकी भी तय होनी चाहिए। पर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग को करने के लिए इसकी किसका मान ज़्यादा होना चाहिए? देखिए आप इसको इस तरीके से याद रखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरा लेक्चर देखिए। आपको किस तरीके से याद रख सकते हो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग को? देखिए अगर आपको प्रोग्रेस करनी है बहुत और आपकी बैक मजबूत है, मतलब कहने का, देखिए मतलब जो इंसान पहले से बहुत अमीर है उसकी प्रोग्रेस जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जो इंसान पहले से गरीब था। मतलब जिसकी बैक बहुत ज़्यादा मजबूत है वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस ज़्यादा करेगा। तो रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग को करने के लिए बैक पिच ज़्यादा होनी चाहिए, बैक मजबूत होनी चाहिए। जिसकी बैक मजबूत होगी वो ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। याद रखिए जिसकी बैक ज़्यादा मजबूत होगी वो ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। तो बैक मजबूत होनी चाहिए, बैक पिच शुड बी ग्रेटर देन फ्रंट पिच। तो जाहिर सी बात है रेट्रोग्रेसिव में क्या होगा, बैक पिच कम होनी चाहिए फ्रंट पिच से। तो याद करने का तरीका इंपॉर्टेंट है। याद करने का तरीका मैं आप लोगों को इसलिए बताता हुआ चलता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। कंसेप्ट भी पढ़ते हैं हम, याद भी करते हैं, और याद करना ज़रूरी है। पेपर में करोगे क्या, ठीक है? तो ऑड तो हो सकती है, मतलब हो सकता है ये 5 हो ये 7 हो, ऑड तो दोनों हैं, पर कौन सी ज़्यादा और कौन सी कम ये बात मैंने आपको बता ही दी यहाँ पे। क्लियर है? तो बैक जिसकी मजबूत होती है वो ज़्यादा आगे तक जाता है। इतना पॉइंट क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फुल पिच कॉल पिच तो हम कर दिया। अच्छा मैं कुछ एडवांटेज बता रहा था ना इसके। देखिए हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बट मैं स्टिल कोशिश कर रहा हूँ कि इनसे जुड़े सवाल आपके कहीं नहीं मिस हो। तो फुल पिच वाइंडिंग के एडवांटेज क्या है? ईएमएफ ज़्यादा पैदा करता है, मतलब ये फ़ायदे हैं, ईएमएफ ज़्यादा पैदा करता है फुल पिच वाइंडिंग। और बात करें कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग या कॉर्डेड वाइंडिंग का डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है कि ईएमएफ कम पैदा करेगा, जाहिर सी बात है ये डिसएडवांटेज है। पर याद रखिए इसका भी पेपर में एक एडवांटेज पूछ लेते हैं, और एडवांटेज क्या बताना है आपको, मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है स्पार्किंग कम होगी इसमें। स्पार्किंग क्या होगी इसमें? कम होगी। मतलब शॉर्ट पिच वाइंडिंग में स्पार्किंग कम होती है। और दूसरा क्या है? हार्मोनिक कम पैदा होंगे ईएमएफ में। हार्मोनिक ईएमएफ में कैसे होंगे? कम होंगे, जबकि इधर ज़्यादा होंगे हार्मोनिक। यहाँ ईएमएफ का मान ज़्यादा होगा या मान कम होगा ईएमएफ का। ये फ़ायदे हैं, ये पेपर में पूछते हैं भाई, स्पार्किंग और हार्मोनिक्स वाला चीज़, ठीक है? तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग को क्यों करते हैं? आप सोचोगे यार ईएमएफ तो कम हो गया, बट क्यों करते हैं? क्योंकि हार्मोनिक्स और स्पार्किंग कैसी होती है? कम होती है। क्लियर है इतना पॉइंट? मैं इसको मिटा देता हूँ आप लोगों के सामने से। अब मैं इन बातों को जो मैंने ये बताया है प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि आगे सवाल आएंगे तो ये चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? मैं इसको मिटा देता हूँ, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फिर। तो चलिए स्टूडेंट्स 8 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। 9th नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे।
कम्यूटेटर सेगमेंट आर इंसुलेटेड यूजिंग। बहुत प्यारा सवाल है, कम्यूटेटर सेगमेंट के बारे में ये सवाल है और मैं आपको बहुत बेहतरीन बातें इनसे जुड़ी हुई बताना चाहूँगा आप लोगों के सामने। देखिए क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट को लेके सवाल है। सबसे पहले मैं कुछ बातें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको कि कोई भी मशीन है, रोटेटिंग मशीन है, ये डीसी मशीन मैंने लिखा, 2 पार्ट से मिलके बनती है, मतलब मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स इट इज़, ठीक है, स्टेटर और रोटर, ठीक है, 2 से बनी होती है, स्टेटर या फिर रोटर से। स्टेटर स्टेशनरी पार्ट होता है जो घूमता नहीं है, स्थिर रहता है। रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है जो घूमता है, स्थिर नहीं रहता है, घूमता है, याद रखिए। इतना पॉइंट क्लियर है। अगर मैं बात करूं स्टेटर और रोटर की, तो स्टेटर किस किस से बना होता है? योक होता है, स्टेटर पर पोल्स होते हैं, ठीक है, और स्टेटर पर क्या भी होते हैं? ब्रश होते हैं। क्लियर है? जो स्टेटर से कनेक्टेड होते हैं, ब्रश, याद रखिए। ये जो ब्रश होते हैं ये स्टेटर से कनेक्टेड होते हैं और ब्रश को भी टच कर रहे होते हैं, तो इसको एक्चुअली ये स्टेशनरी है, ये घूमते नहीं है, इसीलिए स्टेटर का पार्ट है। बात करें रोटर की, तो रोटर जाहिर सी बात है इसका पार्ट है, ठीक है, रोटेटिंग पार्ट है रोटर, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो रोटर ऊपर ही लिख दिया है मैंने। आर्मेचर कोर इसके ऊपर होती है, मतलब रोटर पे क्या होती है? आर्मेचर कोर होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ठीक है, और क्या क्या होता है? बॉल बियरिंग होती है, ये सब रोटर के ही पार्ट में आता है। कम्यूटेटर होता है। तो क्या है, मैं आप लोगों को, मैंने आपको जैसे बोला कि मैं जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसमें एक भी सवाल नहीं छूटेगा, इसीलिए आप लोग पूरा डिटेल में देखा करिए वीडियो को। कम्यूटेटर की मैं बात कर रहा हूँ, बॉल बियरिंग होता है, कम्यूटेटर होता है, ठीक है, और क्या क्या होता है हम लोगों का इसमें हम लोगों का होता है, क्या चीज़ होती है आप बताइए? आर्मेचर कोर हो गया, आर्मेचर वाइंडिंग हो गया, बॉल बियरिंग हो गया, कम्यूटेटर हो गया। कुछ याद आ रहा है? बताइए, हाँ बताइए, कुछ याद आ रहा है? शाफ्ट, ठीक है, शाफ्ट भी तो इसका पार्ट है, रोटर का ही पार्ट है। अब बात करते हैं कुछ इनसे जुड़े हुए सवालों की। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं सवाल की, तो योक किससे बनता है? देखिए यो तो अब मैं बहुत, अगर इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ये जाएगा और बहुत मज़ा भी आता है पढ़ने में जब हम डिटेल में पढ़ते हैं। योक किस चीज़ का बनता है? पेपर में इस चीज़ को लेकर सवाल आता है कि योक किस चीज़ का बनता है, याद रखिए, ठीक है। तो आपको क्या जवाब देना है? योक किस चीज़ का बनता है? देखिए, लार्ज रेटिंग की मशीन है, अगर मतलब बड़ी मशीन है, लार्ज रेटिंग की मशीन है, तो अलग सवाल का जवाब होगा। स्मॉल रेटिंग की मशीन है तो सवाल का जवाब अलग होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब क्या रहेगा वो चीज़ समझिए। स्मॉल रेटिंग की मशीन है तो कास्ट आयरन से बनी होनी चाहिए, लार्ज रेटिंग की मशीन है तो कास्ट स्टील से बनी हुई होनी चाहिए। क्लियर है इतना पॉइंट? ये पेपर में सवाल आता है कि योक किसका बनता है, योक किसका बनता है। क्लियर है? यो तो सवाल बहुत भी आते हैं, ठीक है, बट मैं आपको वही इंपॉर्टेंट सवाल करा के चला जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हैव कास्ट आयरन, देख सकते हैं आपकी कास्ट आयरन से बनता है स्मॉल रेटिंग का, और लार्ज रेटिंग का कास्ट स्टील से। तो कल को जब कहीं का लार्ज रेटिंग के लिए स्टील आयरन भी दे दें तो आप उसमें घबराइए मत, हो सकता है वो स्टील आयरन भी दे सकता है, किसी बुक में कास्ट स्टील ना देके स्टील आयरन भी देते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? बट कास्ट आयरन का किसका है? स्मॉल रेटिंग का योग बनता है। चलिए पोल्स की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स बनते हैं, याद रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स यूज़ होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स किसके बनते हैं? सिलिकॉन स्टील के, ठीक है, या सॉफ्ट आयरन के, इस तरीके से बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स। तो क्लियर है इतना बात? ब्रश की बात करें, ब्रश से बहुत जुड़ा हुआ सवाल आता है, बट पोल्स को लेके मैं एक बात और बोल देता हूँ कि पोल्स जो है वो याद रखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पोल्स योक पर कसे हुए होते हैं। ये देखिए, ये तो योक हो गया और यहाँ पर कसे हुए होते हैं पोल्स, इस तरीके से। ये योक हो गया, मैंने अभी एक ही बनाया है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ दूसरा हो गया, वरना आप सोचेंगे सर बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। तो बेटा याद रखिए कि ये यहाँ पर कसे हुए होते हैं, एक स्क्रू से, एक पेच से कसे हुए होते हैं, जिसका नाम होता है काउंटर शंक स्क्रू, काउंटर शंक स्क्रू। ये एक स्पेशल पेच होते हैं जिनसे ये पोल योक पर कसे हुए होते हैं। तो
तो याद रखिए ये पेपर में पूछते हैं कि किससे कसे हुए होते हैं। बात करते हैं ब्रश की। सबको मालूम है ब्रश सुबह सुबह करते हैं हम नहीं, ब्रश क्या करते हैं, यहाँ पर रोटर रहता है, यहाँ ब्रश होते हैं। तो ब्रश क्या करते हैं, रोटर से करंट अपने अंदर लेके बाहर भेज देते हैं, मतलब इट कलेक्ट्स द करंट फ्रॉम द रोटर। तो रोटर का काम क्या होता है, ब्रश का काम क्या होता है, रोटर से करंट को लेके बाहर भेज देना। किसके बनते हैं, याद रखिए कार्बन के ब्रश बनते हैं। कार्बन के बोले तो ग्रेफाइट, अगर पेपर में कार्बन ऑप्शन ना हो तो ग्रेफाइट लगाना, क्योंकि ग्रेफाइट भी कार्बन का ही रूप है। ग्रेफाइट कोई अलग चीज़ नहीं है, कार्बन का ही रूप है, याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है ब्रश को लेके, इसको आप लोग लिख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है ब्रश के प्रेशर को लेके। तो ब्रश का प्रेशर क्या है, देखिए पूरा लेक्चर देखेंगे, बहुत फ़ायदा होने वाला है। 0.1 से 0.25 kg पर सेंटीमीटर क्यूब प्रेशर होता है, याद रखिए। जो ब्रश पर दबाव होता है वो कितना होता है, 0.1 से 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, ये क्यूब लिख दिया है, सॉरी स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो ये क्या है, प्रेशर है, ये दबाव है, याद रखिए दबाव है। किसका, ब्रश का। याद रखिए ब्रश है ना, यहाँ स्प्रिंग से कनेक्ट रहते हैं, मतलब स्प्रिंग के द्वारा कनेक्ट रहते हैं, ताकि एक कुशन इफेक्ट, मतलब जब रोटर चले तो थोड़े से हिलते डुलते रहें और कुशन इफेक्ट दें, मतलब कुशन इफेक्ट मतलब गद्देदार इफेक्ट दें, मतलब एकदम टकरा के टूट ना जाए ब्रश। तो ये स्प्रिंग का ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग रहती है। क्लियर है इतना पॉइंट। ये ब्रश है, ये प्रेशर है, याद रखिए दबाव। ठीक है, ये रोटर है। तो ब्रश पर दबाव लगभग कितना बना रहता है, 0.5 से 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चल लेते हैं। वो पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन से पहले मैं कुछ बातें बता दूं यहाँ से जुड़ी हुई, तो वो पेपर में भी सवाल कवर हो जाएंगे। आर्मेचर कोर किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, याद रखिए। आर्मेचर वाइंडिंग कॉपर की होती है। बॉल बियरिंग, वाह, देखिए वैसे तो ये बियरिंग लिखना चाहिए, फिर इसमें सवाल आता है कि लार्ज रेटिंग की मशीन में क्या यूज़ होता है और स्मॉल रेटिंग की मशीन में क्या यूज़ होता है। तो लार्ज रेटिंग की मशीन में क्या यूज़ होगा, याद रखिए रोलर बियरिंग। तो कैसी बियरिंग इस्तेमाल होती है, रोलर बियरिंग। और स्मॉल रेटिंग की मशीन में बॉल बियरिंग। अरे देखो गोली प्याली नहीं कहते हैं रोलर वाली, देखो रोलर बियरिंग ऐसे होते हैं और बॉल बियरिंग कैसी होती है, गोली प्याली सी होती है। क्लियर है इतना पॉइंट। ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है, आप इसे उतारिए। तो देखिए अब बात करते हैं कम्यूटेटर की। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्यूटेटर की। देखिए मैं जो आपको यहाँ पर बात बताता चलूँगा ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर देखना आप लोग आगे के सवाल हम लोग सारे कवर कर लेंगे इतनी बातों से। और इतनी बातों से आगे के सवाल ही नहीं, जो पेपर में आए वो सवाल ही नहीं, उससे अलग अलग सवाल भी हम लोग कर लेते हैं। इसीलिए आप लोगों का लेक्चर पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। आपको लेक्चर कैसा लगता है, आप लेक्चर से जुड़े रहना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक समय पर आपके पास लेक्चर पहुंच जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके कुछ अपने सजेशंस हों तो आप दे सकते हैं बिल्कुल। तो कम्यूटेटर की बात करें, कम्यूटेटर एक वो डिवाइस है मैकेनिकल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से सुनना, ये मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करती है डिवाइस। रेक्टिफायर मतलब AC टू DC, और मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह भी काम करती है, मतलब यांत्रिक इन्वर्टर की तरह भी काम करती है। इन्वर्टर का क्या मतलब होता है भाई, इन्वर्टर का मतलब होता है DC टू AC कन्वर्ट करता है। तो कम्यूटेटर क्या करता है, रेक्टिफायर की तरह भी काम करता है, इन्वर्टर की तरह भी काम करता है। अब ध्यान से इस बात को सुन लेना कि पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर पूछा जाए जनरेटर में कैसा काम करता है तो रेक्टिफायर लगाना, इन्वर्टर में वो मोटर में पूछे क्या काम करता है तो इन्वर्टर लगाना। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। पेपर में वो बहुत चालाकी से पूछेगा कि जनरेटर की मोटर, तो आपने क्या लगाना है, जनरेटर या मोटर लगाना है, याद रखिए। मतलब आपको जनरेटर पूछेगा तो रेक्टिफायर लगाना है, मोटर पूछेगा तो इन्वर्टर लगाना है। एक और चालाकी करता है, वो पूछ लेता है कभी कभी DC मशीन में बता दो कम्यूटेटर कैसा काम करता है, DC मशीन में। अब मशीन का मतलब होता है जनरेटर भी मोटर भी, है कि नहीं, क्यों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र। मशीन का मतलब होता है मोटर भी जनरेटर भी। तो जब मशीन का मतलब मोटर या जनरेटर दोनों होता है, इसका मतलब क्या हो गया,
कि कम्यूटेटर के लिए आप क्या लगाएंगे, कम्यूटेटर के लिए आप लगाएंगे दोनों। क्लियर है इतना पॉइंट? इसे उतारिए आप लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा डीसी मशीन का मतलब जनरेटर मोटर हो गया, तो दोनों ही यहाँ लगाएंगे आप, बोथ आंसर आएगा तब, याद रखिएगा। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, जनरेटर के लिए रेक्टिफायर, इन्वर्टर के लिए अलग, और अगर मशीन पूछे तो बोथ आंसर होगा। तो ऐसी गलती मत करना कभी भी। और अगर बात करें शाफ्ट, शाफ्ट क्या काम करती है सबको मालूम है, या हमको मालूम है कि इश्क मासूम है, क्या बताइए? ठीक है, शाफ्ट क्या काम करती है? जाहिर सी बात है, शायद जाहिर सी बात है, शाफ्ट क्या करती है? पूरा रोटर शाफ्ट के ऊपर ही टिका रहता है। हम शाफ्ट से क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। किसमें? जनरेटर में। अरे भाई जनरेटर में हम क्या देते हैं? हत्था घुमा के आते हैं ना, मैकेनिकल इनपुट देते हैं जनरेटर में, तो वो शाफ्ट से देते हैं। और मोटर पे आउटपुट किससे लेते हैं? शाफ्ट से। तो शाफ्ट क्या करती है? मोटर पे आउटपुट देती है। भाई मोटर का शाफ्ट घूमता है तभी तो पानी भर जाता है कि नहीं? तो ये सब सवाल हैं। एक कम्यूटेटर का सवाल जो रह जाता है वो मैं ये बता देता हूँ। कम्यूटेटर देखिए कुछ इस तरीके का डिवाइस, कुछ इस तरीके का शेप में होता है। देखिए इस तरीके से कम्यूटेटर होता है। ये कम्यूटेटर के सेगमेंट है, खंड हैं, खंड जिसे बोलते हैं। मैं आप लोगों को रियलिटी में भी कम्यूटेटर दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं आप मेरा डीसी मशीन का लेक्चर देखिएगा, क्रैश कोर्स में भी मैंने डाला है। बाकी फुल कोर्स में तो फुल कोर्स वाले बच्चे देखते हैं, पर क्रैश कोर्स में भी मैं डाला है। और आप देखेंगे उस चीज़ को, डीसी मशीन का जब मैं लेक्चर डाला है तो आप उसे देखेंगे कि मैंने कम्यूटेटर भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है उसमें। तो आप ये देखिए, ये जो इंसुलेशन होता है ये माइका का इंसुलेशन यूज़ होता है, याद रखिए कम्यूटेटर के अंदर। तो वो जो इंसुलेशन यूज़ होता है कम्यूटेटर सेगमेंट में, वो किसका यूज़ होता है? माइका का यूज़ होता है, अब्रक का जिसे बोलते हैं आप लोग, ठीक है, अब्रक का यूज़ होता है। क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है। और कम्यूटेटर से एक क्वेश्चन और आता है कि किसका बनता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनता है। कम्यूटेटर किसका बनता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनता है। पर इंसुलेशन के लिए क्या यूज़ होता है? माइका यूज़ होता है इंसुलेशन के लिए। और याद रखिए इस चीज़ को कि माइका जो है, याद रखिए इस चीज़ को, माइका जो है वो इंसुलेट करता है। और माइका की थिकनेस कितनी होती है? 0.8 mm। पेपर में पूछा जाता है कि माइका की थिकनेस कितनी होती है? 0.88 mm। ठीक है, तो इतना सब कुछ आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं आगे। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं आगे क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कम्यूटेटर सेगमेंट आर इंसुलेटेड यूजिंग। कम्यूटेटर के जो खंड है, सेगमेंट है, खंड बनते किसके हैं? हार्ड ड्रॉन कॉपर के। इंसुलेट किससे होते हैं? माइका के, 0.8 mm। अब देखिए खंड किससे बनते हैं, आप क्वेश्चन देखिए तो बॉम्बे इज द राइट आंसर, माइका इंसुलेटर, ठीक है, माइका इंसुलेटर के बनते हैं। चलिए, तो बॉम्बे इज द राइट आंसर 9th का। चलिए बात करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की। डीसी जनरेटर की बॉडी किससे बनती है? ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात, लेमिनेटेड कोर, एल्यूमिनियम, विद्युत रोधी। अब देखिए ढलवा लोहा, मैंने आपको बात बताई, ढलवा लोहा कास्ट आयरन, या ढलवा इस्पात मतलब स्टील, ठीक है। तो बॉम्बे इज द राइट आंसर। तो 10th का क्या आंसर हो गया भाई? बॉम्बे इज द राइट आंसर फॉर द 10th क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रिपीट हुआ है मतलब क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में आए हुए हैं, इसीलिए क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। डीसी जनरेटर फैराडे के नियम पर काम करता है, सबको पता है। 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 11 का दिल्ली। दिल्ली इज द राइट आंसर फॉर द 11th। चलिए, दिल्ली इज द राइट आंसर फॉर द 11th के लिए दिल्ली इज द राइट आंसर। सॉरी दिल्ली है, बॉम्बे लिख दिया मैंने यहाँ पे, दिल्ली है, दिल्ली, ठीक है। तो 11th का आंसर क्या है? दिल्ली। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। 3 कॉन्टैक्टर एंड 1 टाइमर आर यूज्ड इन विच स्टार्टर। देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो डीसी मशीन का है नहीं है, ये क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। और 3 फेज इंडक्शन मोटर में ही ये कई तरीके के स्टार्टर होते हैं। DOL स्टार्टर, अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर के सवाल करेंगे तब बात कर लेंगे। DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ये 3 प्रकार के जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टर होते हैं वो ये होते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है 3 कॉन्टैक्टर एंड 1 टाइमर कौन से स्टार्टर में यूज़ होता है। तो याद रखिए ये ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में यूज़ होता है। मतलब 3 कॉन्टैक्टर, ये उसके अंदर के पार्ट्स के नाम हैं। ये जो स्टार्टर है उसके पार्ट्स के नाम है। 3 कॉन्ट्रैक्टर मतलब 3 कॉन्ट्रैक्टर यूज़ होते हैं और एक टाइमर यूज़ होता है। तो 12 का आंसर क्या हो गया? बॉम्बे। वैसे ये सवाल अपने मतलब का था नहीं, मतलब डीसी मशीन से चैप्टर का नहीं था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वेव वाइंडिंग में कितने समांतर पार्ट होते हैं? वेव वाइंडिंग में मैंने भैया बार बार बताया है, 13 नंबर क्वेश्चन, बॉम्बे इज द राइट आंसर। 2 समांतर पाथ होते हैं वेव वाइंडिंग में, याद रखिए 2 समांतर पाथ होते हैं, बॉम्बे इज द राइट आंसर वेव वाइंडिंग में, याद रखिए। देखिए फिर से एक और सवाल आ गया वेव वाइंडिंग को लेके, ठीक है। तो इसका भी ये 14 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, वेव वाइंडिंग को लेके ही है। तो बॉम्बे फिर से इज द राइट आंसर, बॉम्बे फिर से राइट आंसर है, क्योंकि ए किसके बराबर होना चाहिए? 2 के बराबर होना चाहिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉइल पिच एंड फुल पिच, पोल पिच एंड फुल पिच वाइंडिंग? देखिए थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये सवाल किया है कि जो फुल पिच कॉइल है, फुल पिच कॉइल का क्या मतलब हुआ? फुल पिच कॉइल का सीधा सा मतलब हुआ कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, फुल पिच कॉइल में क्या होना चाहिए? कॉइल पिच किसके बराबर होनी चाहिए? कॉइल पिच किसके बराबर होनी चाहिए? पोल पिच के। अब देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, कॉइल पिच का मतलब कॉइल स्पैन भी होता है, ठीक है। तो कॉइल स्पैन मैंने बताया हुआ है आपको पोल पिच के बराबर होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं 15 नंबर क्वेश्चन की, तो सी इज़ द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? ओहो, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य, डीसी जनरेटर में आहा, डीसी ओहो आहा एहे ऊहू, ए डीसी जनरेटर में बोल रहे हैं, जनरेटर में डी एसी टू डीसी करता है। देखिए ए इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। कम्यूटेटर खंड को इंसुलेटेड करने के लिए, अब देखिए कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करा रहे हैं। फिर से मैंने बात करी, माइका इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अभ्रक, ए इज द राइट आंसर। 17 का ए इज द राइट आंसर। अब आप देखिए एक बार हमने चीज़ कर ली, अब आसानी से बस सवाल केवल लगाते चले जाना है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अंडरगोइंग कॉइल इज कम्यूटेशन इज नोन एज, ओहो क्या कह रहा है? खुद से उत्तेजित, खुद से पैदा होने वाला ईएमएफ किसी कॉइल में जो कि कम्यूटेशन करता है, कम्यूटेशन करता है माने स्पार्किंग करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रेरक वोल्टेज, रिएक्टेंस वोल्टेज। ये मैंने पहले ही अभी इससे पहले बताया था आपको, रिएक्टेंस प्रेरक वोल्टेज जो कि इंटरपोल लगाने से खत्म होते थे। तो बॉम्बे इज द राइट आंसर 18 नंबर क्वेश्चन का। क्या आंसर है? बॉम्बे। देखो प्रेरक वोल्टेज, प्लीज बेटा एक बार वीडियो पुरानी रिवाइंड कर, मतलब वीडियो में अभी पहले ही बताया है, रिवाइंड करके देखो, पीछे पीछे की तरफ जाके देखो, प्रेरक वोल्टेज बताया है और ये भी बताया है ये खत्म कैसे होता है, ये वोल्टेज इंटरपोल लगा के स्पार्किंग खत्म हो जाती है, याद रखिए। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन, वो सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ना, 20 क्यों, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि Z आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या और P पोल की संख्या है तो किसी समांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी? देखिए ये जो सवाल है बड़ा आसान सवाल है, मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं ये सवाल। देखा जाए तो ये सवाल कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, ये सिंपल गणित है, मैथ है। देखो अब आपको कैसे बताता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये आप लोग लिख लिए होंगे, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब आप है ना, मैं क्वेश्चन आगे कराता हूँ तो मिटा देता हूँ। अब आप समझिए, अगर आपके पास Z नंबर ऑफ चालक हैं, टोटल कंडक्टर हैं, ठीक है, ये टोटल कंडक्टर अगर आपके पास है Z और P क्या है आपके पास, क्वेश्चन में क्या दिया है, 19 नंबर क्वेश्चन है ये, और P पोल की संख्या है, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स है, संख्या नंबर ऑफ पोल, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स है। तो समांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी? अब आप समझना, एग्जाम्पल ले लो, टोटल नंबर चालक 20 दिए, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल, ठीक है। तो किसी समांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी? 20 चालक दिए टोटल, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और पोल की संख्या P है। लेफ्ट वाइंडिंग मान के देखिए, लेफ्ट वाइंडिंग, तो लेफ्ट वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। अब अगर 20 चालक टोटल हैं
तो एक पाथ में कितने चालक होंगे? 20/p, एक 20/p। अब यहाँ पर 20 की बस वैल्यू यहाँ पर डाल दो, Z/p। तो कितने चालक होंगे? Z/p। बिल्कुल होंगे कि नहीं होंगे? अब आप एक चीज़ सोचोगे कि सर आपने लैपी क्यों लिया, वेव क्यों नहीं लिया? वेव में लेता तो पैरेलल पाथ की संख्या क्या होती? 2। और एक पाथ में कितने कंडक्टर होते? तो मैं क्या लिखता? 20/2। अच्छा 20 की वैल्यू डालता तो Z/2। अब बताओ Z/2 करके कोई ऑप्शन दे रखा है? नहीं दे रखा। इसका मतलब वेव मानूंगा तो आंसर आएगा नहीं, और लैप मानूंगा तो आंसर आ रहा है Z/p। तो बॉम्बे इज द राइट आंसर। तो ये सिंपल गणित है, सिंपल गणित है कि 20 लोग हैं और पैरेलल पाथ मतलब समांतर पथों की संख्या, मतलब ऐसे मान लो ये गलियों की संख्या है, 4 गलियां हैं, एग्जाम्पल ले लो, 1 गली 2 गली 3 गली 4 गली, 20 लोग हैं तो 4 गली में कितने बटेंगे? 20/4, मतलब हर एक गली में 20/4 लोग जाएंगे, मतलब 5-5 लोग जाएंगे हर गली में। सेम ऐसी चालक 20 हैं और पैरेलल पाथ 5 हैं, तो फॉर्मूला सीधा सा क्या बन जाएगा? Z/p। गणित है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कंफ्यूज करता है। कंसेप्ट एक बार क्लियर कर लिए भाई, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 था, बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग जो क्वेश्चन अच्छा लगता हो वो लिख के भी चलते चलिए, इससे आपको आसानी रहेगी। चलिए क्वेश्चन उतारा करिए और लिखते रहा करिए। इससे क्या है कि पेपर में आपको हो सकता है क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो आप कहीं पे लिख देंगे, तो आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं पेपर के टाइम पे। ठीक है, पूरा पूरा वीडियो थोड़ी देखेंगे तब उस दिन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आउट ऑफ स्टेटर, रोटर, वाइंडिंग एंड एयर गैप। देखिए स्टेटर, रोटर और एयर गैप में से सबसे ज़्यादा उच्चतम ऊर्जा किसके पास होती है? ठीक है, एट एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति के तहत मैक्सिमम ऊर्जा कहाँ होती है? जबकि ये चीज़ मानने वहाँ रखी गई है कि रिलक्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिलक्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। उसने पूछा है रिलक्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बी का, ये 20 का आंसर नहीं था, 19 का था। तो देखिए वैसे तो ये सवाल 3 फेज इंडक्शन मोटर का है, मैं इसका जवाब अभी बता के चल देता हूँ। दिल्ली इज़ द राइट आंसर। एयर गैप के अंदर मैक्सिमम ऊर्जा होती है, मैक्सिमम पावर होती है जब रिलक्टेंस हाईएस्ट हो। अदरवाइज तो स्टेटर पे ही सबसे ज़्यादा पावर होगी, क्योंकि इनपुट स्टेटर पे देते हैं। पर वो बोल रहा है जहाँ रिलक्टेंस हाईएस्ट हो, मैक्सिमम हो, वहाँ पावर कहाँ ज़्यादा होगी? 3 फेज इंडक्शन मोटर में। चलिए 31 को देखते हैं, वो सॉरी 21 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 21 क्वेश्चन को देखते हैं। एक डिस्ट धारा श्रेणी मशीन में डैश वाली क्षेत्र कुंडलियाँ होती हैं। अब देखिए कोई भी डीसी मशीन की बात कर रहा है, सीरीज डीसी मशीन की। ठीक है, वो किसकी बात कर रहा है? श्रेणी मशीन की, डीसी श्रेणी सीरीज की। अब आप खुद सोचो, डीसी में वो पूछ रहा है क्षेत्र कुंडली, जो ये क्षेत्र कुंडली है। अब आप देखिए ये सीरीज में है, क्षेत्र कुंडली को जब तक मोटा नहीं रखेंगे यहाँ पे तब तक हमें फ़ायदा मिलेगा ही नहीं, याद रखना। इसको क्या रखना है? मोटा रखना है। क्यों फ़ायदा मिलेगा? देखिए अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और सीरीज़ में तो हमें रेजिस्टेंस जोड़ना थोड़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा कम ही करना है, क्योंकि सीरीज़ में रेजिस्टेंस कम करके चलेंगे, क्योंकि सीरीज़ में रेजिस्टेंस जुड़ता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है। अब अगर यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसमें जुड़ के बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे। याद रखिए मोटे तार लेते हैं और कम टर्न के लेते हैं, लेस टर्न और मोटे तार, एरिया बिगर, लार्जर क्रॉस सेक्शन मतलब लार्जर एरिया। समझ गए? तो तार कैसे? मोटे तार कम घुमाव के, ताकि मोटे होंगे तो एरिया ज़्यादा होगा, कम घुमाव के होंगे लेंथ कम होगी तो भी रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, टर्नों की संख्या लेस, मतलब समझ रहे हैं इस बात को? टर्नों की संख्या लेस माने लेंथ कम, और लेंथ कम माने रेजिस्टेंस कम। एरिया बड़ा, लार्जर एरिया, बड़ा एरिया माने रेजिस्टेंस कम। क्लियर है? तो कुल मिला के दोनों का उद्देश्य रेजिस्टेंस कम रखना ही है भाई। ठीक है, इतना पॉइंट। तो 21 का आंसर क्या हुआ? बॉम्बे इज द राइट आंसर। कुछ और देखो, ज़्यादा नहीं करना है, लेस टर्न रखनी है, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ता है, डर लगता है रे बाबा, डर लगता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए रे बाबा, सी देखिए, वाह। कम्यूटेटर सेगमेंट ऑफ डीसी मशीन आर मेड अप ऑफ। मैंने आपको बोला ये खंड किसके बनते हैं? हार्ड ड्रॉन कॉपर के बनते हैं ये खंड।
ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर, सीधा लगा के चलना है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। डिस्क धारा डीसी मशीन में 6 पोल लैप कुंडली का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए 6 पोल की लैप कुंडली है और लैप की बोल रहा है, तो समांतर पथ की संख्या क्या होती है लैप में? A बराबर P इक्वल्स टू 6। देखो लैप का फॉर्मूला देखो लैप का स्पेलिंग ऐसा है, लैप के स्पेलिंग में A बराबर P है। ठीक है, याद करने का तरीका है भाई। तो ठीक है, तो कितना आंसर होगा? पैरेलल पथ की संख्या कितनी हुई? 6, तो A इज द राइट आंसर। बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। कितने की? 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्क धारा मोटर में कुशल संचालन के लिए आर्मेचर परिपथ में डाला गया अतिरिक्त प्रतिरोध। डीसी मोटर में अच्छी संचालन मतलब आसान संचालन के लिए आर्मेचर परिपथ में डाला गया आंतरिक प्रतिरोध, मतलब मैंने स्टार्टर आप लोगों को बताया था अभी थोड़ी देर पहले, स्टार्टिंग में स्टार्टर बताया था, उसमें बोला था कि रेजिस्टेंस जोड़ते हैं हम लोग, ये बात हुई थी। ये बोल रहा है कि कुशल पूर्वक मतलब अच्छे से डीसी मशीन चले तो रेजिस्टेंस जो हम जोड़ते हैं किसके अंदर? डीसी मशीन के अंदर, उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कैसे निकालना चाहिए? चरणों में निकालना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। मैंने वहां पर भी बताया था, सी इज द राइट आंसर, चरणों में निकालना चाहिए। एकदम से स्टार्टर नहीं खींच देना चाहिए, एकदम से सारे रेजिस्टेंस नहीं निकालने, नहीं तो स्पार्किंग हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप निकालने हैं स्टार्टर को, याद रखिए। तो 24 का आंसर क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। मैंने ये बात बोली है, प्लीज रिवाइंड करके देखिए वीडियो को। स्टार्टिंग में बोली स्टार्टर जब पढ़ा रहा था कि क्या स्टार्टर में एकदम से नहीं, स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा? स्पार्किंग हो जाएगी। चलिए 25 को देखते हैं। लैप और तरंग कुंडली में बैक पिच और फ्रंट पिच की संख्याएं कितनी होनी चाहिए? देखिए ये भी बात मैंने आप लोगों को बता दी सारी, विषम संख्याएं होनी चाहिए। प्लीज आप वीडियो रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। विषम संख्या माने ऑड संख्या होनी चाहिए। बैक पिच की और फ्रंट पिच की संख्या जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? ऑड होनी चाहिए। लैप या वेव वाइंडिंग दोनों में। क्लियर है? तो ए इज द राइट आंसर। भैया प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, लिख लीजिए। मैं बता रहा हूँ किसी भी चीज़ से रिलेटेड मैं एक साथ में सारी चीज़ें बता देता हूँ। आप लोग देखिए कितना इकट्ठा करके मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। कैसा लगता है लेक्चर? ज़रूर बताया करिए। ठीक है, तो दो क्रमागत फेरियों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? देखिए बड़ा प्यारा सवाल है, मैं इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। अब ये थोड़ा सा वाइंडिंग डिज़ाइन में देखिए कितना इंटरनल चला गया। इतना इंटरनल वाइंडिंग डिज़ाइन में पहले नहीं जाता था, बट अब जाने लगा है। तो आप लोगों को तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग फुल कोर्स में हम लोगों के साथ रहते हैं वो डिटेल में वाइंडिंग डिज़ाइन पढ़ते हैं। और काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे सर फुल कोर्स के लिए। देखिए फुल कोर्स के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो डिटेल कोर्स में हम लोग सारी चीज़ें करके चलते हैं, वाइंडिंग डिज़ाइन को बहुत प्यारी तरीके से देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड में पानी पी लेता हूँ। कुछ फॉर्मूले मैं आपको यहाँ लिखवाना चाहता हूँ, कुछ बातें मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। देखिए पोल पिच का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है स्लॉट्स पर पोल, मतलब प्रति स्लॉट पर पोल, या फिर कंडक्टर पर पोल, चालक पर प्रति पोल। ठीक है, ऐसे ही वाइंडिंग पिच का फॉर्मूला होता है। वाइंडिंग पिच का फॉर्मूला होता है जिसे हम रिजल्टेंट पिच भी कहते हैं, परिणामी पिच भी कहते हैं। गामा डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये वाई एफ प्लस वाई बी होता है, मतलब बैक पिच प्लस फ्रंट पिच का सम के बराबर होता है। ऐसी एवरेज पिच भी एक होती है हमारी, एवरेज पिच भी होती है हमारी। और एवरेज पिच क्या होती है? बैक पिच प्लस फ्रंट पिच डिवाइडेड बाई 2, 2 से गुणा डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाती है? एवरेज पिच हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं एवरेज पिच का भी फॉर्मूला है, कल को आपको पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या पूछा है। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। दो क्रमागत मतलब साइमल्टेनियसली दो कॉइल की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए दो कॉइल की बीच की दूरी को डेली इज द राइट आंसर, वाइंडिंग पिच कहा जाता है। ठीक है, मैं काश मैं इसको बहुत डिटेल में बता सकता, ये पूरी वाइंडिंग बनेगी यहाँ पे, डिज़ाइन होगी, तब जाके ये चीज़ मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ। तो दो क्रमागत वाइंडिंग के बीच की दूरी को कुंडली अंतरकाल या वाइंडिंग पिच कहा जाता है। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर।
27 नंबर देखिए, 27 नंबर आप देख सकते हैं, डिस्ट धारा मशीन का आर्मेचर डैश से बना होता है। अब देखिए आर्मेचर की बात कर रहा है, मैंने आर्मेचर सिलिकॉन स्टील बताया था, अभी मैंने बताया है सिलिकॉन स्टील। बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है, बॉम्बे इज द राइट आंसर। मैं इसको मिटा देता हूँ, 27 नंबर क्वेश्चन का बॉम्बे राइट आंसर है, सिलिकॉन स्टील इज द राइट आंसर, ठीक है। और बात करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, पोल अंतराल या पोल पिच को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। सॉरी, मैं थोड़ा सा हिंदी, परिभाषित किया गया मतलब हाउ इट इज डिफाइंड। आप देखें पोल अंतराल या पोल पिच की बोल रहा है, कैसे डिफाइन किया गया है, चालक प्रति पोल या स्लॉट पर पोल। देखिए सी इज द राइट आंसर, प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट या खांचों की संख्या, प्रति पोल आर्मेचर। देखिए मैं कह रहा हूँ आपको पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पूरा वीडियो बहुत देखना ज़रूरी है। आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, उनको भी हेल्प करिए। तो 28 का सी इज़ द राइट आंसर। हाँ, फ्रेंड्स को क्यों बताएंगे सर, उसके नंबर नहीं आ जाएंगे। अरे पागलो, 2 बातें डिस्कस होगी अगर आप बताओगे तो, कुछ नहीं जाता उसमें, ठीक है। याद रखिए, अगर आप सोचोगे, ये आपको लगता है अगर 2 बातें वो सीखेंगे तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। अगर मान लो वो कुछ भी नहीं सीखेंगे तो आप उनसे डिस्कशन ही नहीं कर सकते, याद रखिए ये चीज़, ठीक है। तो अपने आसपास ऐसी भीड़ जुटाओ, गधों की फौज तैयार नहीं करनी है। अगर घोड़ों के बीच रहोगे तो तुम भी घोड़े बनोगे, इस बात को दिमाग में रखना हमेशा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, इतना प्यारा क्वेश्चन कैसे दे सकता है कोई पेपर में यार। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, मैं भी कैसे बताना भूल गया अभी। चलिए देखिए, वैसे मिटा देता हूँ, है ना, काफ़ी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन इस पे भी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, लैप वाइंडिंग और उसको लेके है ना, तरंग कुंडली और वेव कुंडली। चलिए मैंने आप लोगों को बताया था डीसी मशीन की जो वाइंडिंग है वो 2 प्रकार की करते हैं हम लोग, लैप और वेव, ठीक है। ये बात अपनी हो गई थी, ये बात अपनी हो चुकी थी। अब बड़े ही ध्यान से समझना, ये बात तो सबको मालूम है, हमको मालूम है कि इस क्या है भैया, इश्क मासूम है। लैप की बात करें, लैप की बात करें तो लैप में जो पैरेलल पथ की संख्या है, समांतर पथ की संख्या है, वो पोल के बराबर है और इसमें 2 के बराबर है। अब देखिए इसमें बड़ा ही एक हॉट फेवरेट सवाल पूछते हैं, लैप वाइंडिंग कहाँ यूज़ होती है। भाई एक बात बताइए, डीसी मशीन वाइंडिंग जाहिर सी बात है जनरेटर के लिए बनाई जाएगी या मोटर के लिए बनाई जाएगी। कहीं तो इस्तेमाल होगी, जनरेटर में होगी या मोटर में होगी, कोई तीसरा तो ऑप्शन है नहीं है। तो अगर मान लो जनरेटर में लैप यूज़ हो रहा है या मान लो मोटर में लैप यूज़ हो रहा है या वेव यूज़ हो रहा है जनरेटर में या मोटर में वेव यूज़ हो रहा है पेपर में सवाल ये रहता है कि लैप वाइंडिंग कैसे जनरेटर में यूज़ होनी चाहिए या कैसे मोटर में होनी चाहिए, वेव वाइंडिंग कैसे जनरेटर में यूज़ होनी चाहिए या कैसे मोटर में यूज़ होनी चाहिए। तो याद रखिए, हाई करंट ऑपरेशन मतलब जहाँ पे उच्च करंट की ज़रूरत हो और लेस वोल्टेज की ज़रूरत हो, वहाँ तो क्या यूज़ करेंगे, लैप वाइंडिंग यूज़ करेंगे। मतलब कम वोल्टेज पर करंट ज़्यादा की ज़रूरत हो, वहाँ लैप वाइंडिंग यूज़ करेंगे। जहाँ उल्टा इसका कर दीजिए, हाई वोल्टेज की ज़रूरत हो और लेस करंट की ज़रूरत हो, वहाँ वेव वाइंडिंग यूज़ करेंगे। अब वो भले जनरेटर हो चाहे मोटर हो, भाई मोटर को तुम्हें हाई वोल्टेज पे चलाना है पर करंट कम पे चलाना है, तो भाई हाई वोल्टेज चलाना है करंट, तो वेव वाइंडिंग करवाओगे उसमें। अगर जनरेटर को ऐसा करना है तो जनरेटर में वेव वाइंडिंग करवाओगे। इस बात का ध्यान रखना। एक सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है, हाई करंट वेल्डिंग में किसकी आवश्यकता होती है, हाई करंट की आवश्यकता होती है। भाई हाई करंट देंगे तभी तो वेल्डिंग में लोहा पिघलेगा। याद रखिए, आर्क वेल्डिंग में कौन सी वाइंडिंग यूज होती है, लैप वाइंडिंग यूज होती है। एक सवाल और हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। और कौन सा जनरेटर यूज होता है, जनरेटर होता है डिफरेंशियल कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज होता है, याद रखना। क्या कह रहा हूं, हाँ खो गए। जनरेटर डिफरेंशियल कंपाउंड यूज होता है और वाइंडिंग लैप यूज होती है किसमें, वेल्डिंग में, याद रखना, ठीक है। तो वेल्डिंग में जनरेटर कौन सा, डिफरेंशियल कंपाउंड, और वाइंडिंग कौन सी, लैप। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, तरंग कुंडली, तरंग कुंडली माने वेव कुंडली, तो ठीक है। तो वेव कुंडली देखिए, उच्च वोल्टेज लेस करंट,
तो दिल्ली इज द राइट आंसर, 29 का दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, तो इसीलिए फ़ायदा होता है अपने वीडियोस देखने का। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं पूरे प्रॉपर, तो आपको ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आप कंफर्म करेंगे, आप उससे जुड़ी सारी बातें कहाँ से लेके जाएंगे। मर्जी आपकी है, आपका चुनाव आपको बताएगा कि आप कितना लेके जा सकते हैं। अब अगर आप काम के वीडियोस देखेंगे, ऐसे ही काम के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, याद रखिए। इसलिए शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 30, एक द्विपरिवर्तक में खंडों की संख्या, ओहो आहा एहे, बड़ा ही प्यारा है। कम्यूटेटर से जुड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। एक द्विपरिवर्तक मतलब एक द्विपरिवर्तक में के खंडों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट किसके बराबर होते हैं, मतलब जो खंडों की बात हमने करी थी, जो हाइड्रोन कॉपर से बनते थे, उनकी संख्या किसके बराबर होती है। मतलब कम्यूटेटर के अंदर जो खंडों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है। ऑप्शन देखिए, क्षेत्र कुंडली, आर्मेचर कुंडली, किसके बराबर होती है। तो याद रखिए, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर ऑफ कॉइल के बराबर होते हैं। कॉइल किससे बनती है, याद रखिए, एक कॉइल का मतलब क्या हुआ, ये हुआ, एक कॉइल का मतलब ये हुआ। और याद रखिए, एक कॉइल में कितने चालक होते हैं, एक चालक और ये दूसरा चालक। तो एक कॉइल के अंदर 2 कंडक्टर होते हैं, ये बात मत भूलिएगा। तो अगर इस सवाल को कंडक्टर के टर्म्स में पूछा जाए, चालक के टर्म्स में पूछा जाए, तो अगर एक कॉइल के अंदर क्या हुआ, 2 कंडक्टर होते हैं, याद रखिए, तो 2 इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर नंबर ऑफ कॉइल हो जाएगा। याद रखिए, किसकी संख्या, कंडक्टर की संख्या। मतलब अगर कम्यूटेटर सेगमेंट किसके बराबर है, कॉइल की संख्या के बराबर है, याद रखिए। ठीक है, और एक अगर मैं बात करूं इसी की कि नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट कितने चालक से बनेंगे, तो देखिए एक कॉइल 2 चालक से बनती है, तो कहीं ना कहीं एक चालक में 1/2 कॉइल हुई, आधी कॉइल हुई। ठीक है, तो याद रखिए आधी कॉइल, इसको नहीं तो मैं यहाँ ही लिख देता हूँ अलग से, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, और कोई बात नहीं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट की मैं बात करूँ तो चालक की संख्या, कंडक्टर संख्या कितनी हो जाएगी, कंडक्टर संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉइल इंटू 2, याद रखिए। ठीक है, तो अगर चालक की संख्या पूछे तो कॉइल की संख्या के इंटू 2 कर देना, और अगर खाली कॉइल की संख्या पूछे तो डायरेक्ट इन दोनों के बराबर होते हैं। तो खंडों की संख्या कितनी होती है, कॉइल की संख्या के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या बेटा, वो बेटा आर्मेचर कुंडली मतलब कॉइल की संख्या, बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 पोल कुंडली जनरेटर में 300 कंडक्टर हैं, प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैथ जैसा क्वेश्चन है, मैं इसे मिटा देता हूँ। मैथ जैसा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन पूरा सॉल्व करेंगे, मैथ जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये सब संरचना से तो जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े सवाल हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन से जुड़े सवाल हैं डीसी मशीन के। याद रखिए, ये कंडक्टर से, ये सब कंस्ट्रक्शन से, संरचना से जुड़े सवाल हैं कि डीसी मशीन कैसे बनती है, लैप वाइंडिंग में पैरेलल पथ की संख्या कैसे लगाते हैं, ये सारे जुड़े हुए सवाल हैं। तो चलिए इस बात को हम लोग लेके आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को। अगर आपका कंस्ट्रक्शन क्लियर है, अब देखिए कितनी सूक्ष्म एनालिसिस हम लोग लेके आ रहे हैं, कितनी डिटेल एनालिसिस लेके आ रहे हैं कि पूरे चारों पेपर में से आप लोगों को कितनी आसानी से कंस्ट्रक्शन के सवाल मिलने, मतलब कंस्ट्रक्शन के सवाल आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, तो इसीलिए पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि कितनी काम की चीज़ आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहता हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं, सवाल आपके सामने है। 6 पोल लैप कुंडली, मतलब लैप का क्वेश्चन है, तो A बराबर P होता है लैप में। ठीक है, और वो कितना है, पोल की संख्या कितनी है, 6 है। जनरेटर में 300 कंडक्टर हैं, तो कंडक्टर की संख्या मतलब Z कितने हैं, 300 कंडक्टर है। चलो साहब, प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। ध्यान से समझना, EMF प्रति कंडक्टर 5 वोल्ट है। ठीक है, एक कंडक्टर 5 वोल्ट पैदा कर रहा है, तो जनरेटर की वोल्टेज क्या होगी, जनरेटर की वोल्टेज क्या होगी। अरे मेरे बंधु, कुछ लोग क्या करेंगे, 300 कंडक्टर हैं
और एक कंडक्टर 5 वोल्ट कर रहा है, तो लो हो गए 6000, सॉरी हो गए 15000, 1500 वोल्ट। अरे भाई ऐसे नहीं होगा, पैरेलल पाथ में भी तो लगाओ, खुद सोचो 6 पैरेलल पाथ हैं, 6 पैरेलल पाथ बना रहा हूँ, 3 6 गलियां हैं और 300 कंडक्टर हैं, 300 लोग हैं, ऐसे मान के चलो। तो 300 लोग 300 लोग 6 गलियों में या 6 पाथ में कितने, एक गली में कितने जाएंगे बताओ? 50 कंडक्टर, तो एक में कितने लगेंगे? 50। एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर लगेंगे? 50 चालक लगेंगे एक में। ऐसे सबको पैरेलली जोड़ रहा है। ये सब कैसे जोड़े हैं? पैरेलली जोड़े हैं, सब पैरेलली जोड़े हैं, ठीक है। अब आप देखिए, एक 5 वोल्ट कर रहा है, दूसरा भी 5 वोल्ट कर रहा है, तीसरा भी 5 वोल्ट कर रहा है, पूरे 50 5 वोल्ट कर रहे हैं। और ये पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहते हैं, तो इसका मतलब 50 × 5 हो गया 250 वोल्ट। और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो यहाँ आंसर कितना आएगा? 250 वोल्ट आंसर आएगा। ऐसे डिजाइनिंग करते हैं, ऐसे मजे से सीखते हैं, याद रखिए। तो ए इज द राइट आंसर, 31 का ए इज द राइट आंसर। 32 पर चलते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? लाइन रोधक उपकरण रोधक और व्यस्तर की सबसे सरल सुरक्षा डैश द्वारा प्रदान की जाती है। खैर ये थोड़ा सा पावर सिस्टम को लेके हल्का सा सवाल आ गया है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन को लेके सवाल आ गया है, बट स्टिल हम लोग इसका आंसर यहाँ देख के चलेंगे। 32 का बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट का सवाल है तो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक डिस्ट धारा डीसी मशीन पर ब्रश पर स्फुलिंग का सबसे संभावित कारण क्या होता है? ठीक है, ब्रश पर स्फुलिंग का सबसे संभावित कारण क्या होता है कि मतलब ब्रश पर जो कहीं एक स्पार्किंग टाइप जो होता है, वो उसके संभावित कारण क्या हो सकता है? देखिए, कुंडली खराब होना, गलत ब्रशिंग दबाव होना, तो उस पर ब्रश पे जो है जो खराबी आ जाती है वो किस कारण हो सकते हैं? डेली इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो मतलब सारी चीज़ें हैं, तो डेली इज़ द राइट आंसर। इसमें सब दिया हुआ है, डेली वाले ऑप्शन में ऊपर के सारे ऑप्शन जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो खराब खुली कुंडली भी हो सकता है कारण, तो ब्रश मतलब ब्रश पर जो खराबी आ जाएगी वो किसकी वजह से होगी? कुंडली खुली हो सकती है, या ब्रश पर दबाव ज़्यादा या कम हो जाए, खराब इंटरपोल लगा दें, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ पोल स्पैन या कॉइल पिच, अब देखिए मैंने जितना आपको बताया, क्या उससे क्वेश्चन कहीं बाहर आया? कहीं बाहर नहीं आया एक भी क्वेश्चन। फिर से देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में वही बात कह दी उसने, जिससे डरते थे वही बात हो गई। कॉइल स्पैन, चलिए कॉइल स्पैन किसके बराबर है? अगर कॉइल स्पैन पोल पिच के बराबर है तो ऐसी वाइंडिंग को क्या कहते हैं? फुल पिच वाइंडिंग। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ भाई, यहाँ पर मैंने इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बताए, रिवाइंड करके देखो। और अगर कॉइल स्पैन कम है पोल पिच से तो ऐसी वाइंडिंग को क्या कहते हैं? शॉर्ट पिच वाइंडिंग, छोटी वाइंडिंग। चलिए बहुत बढ़िया। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सी इज द राइट आंसर, 35 नंबर। चलिए, अरे यार देखो अगला क्वेश्चन यही आ गया। शॉर्ट पिच वाइंडिंग को फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग भी बोल देते हैं, है ना। तो फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग भी बोल देते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग को, या कॉर्डेड वाइंडिंग भी बोल देते हैं। तो क्या ये सब चीज़ मैंने बताई थी? शॉर्ट पिच वाइंडिंग, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग या फिर कॉर्डेड वाइंडिंग, ठीक है, ये सब बोल देते हैं। चलिए तो आप लोगों के लिए 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बॉम्बे। 36 नंबर क्वेश्चन, पोल अंतरकाल की परिभाषा। पोल अंतरकाल वही पोल पिच की परिभाषा मैंने अभी आपको बताई। स्लॉट्स पर पोल, इससे पहले भी मैं पूरी डिटेल में बता चुका हूँ। चालक पर पोल, तो देखिए आंसर क्या होगा? आर्मेचर के पीछे के छोर के नहीं। अच्छा देखिए, जिन लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं, एज इट इज़ वर्कबुक बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यूपीपीसीएल की वर्कबुक है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं इस वर्कबुक को, ठीक है। पोल अंतरकाल की परिभाषा क्या हुआ? प्रति पोल आर्मेचर खांचों की संख्या। बॉम्बे इज द राइट आंसर। प्रति पोल, देख लो, प्रति पोल खांचों की संख्या, स्लॉट माने खांचे, आर्मेचर खांचों की संख्या, बॉम्बे इज द राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन डीसी मशीन फॉर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, वाह, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग की आप मैंने शुरुआत में ही डिटेल में प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव बताई है। मैंने आपको क्या बताया था? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग मतलब प्रोग्रेस करनी है, तो प्रोग्रेस कौन करता है? अच्छी, जिसकी बैक होती है, बैक ज़्यादा होनी चाहिए, तो बैक पिच ज़्यादा होनी चाहिए।
भाई जिसका बैक मजबूत है, मतलब मान लीजिए जो अंबानी का लड़का आपसे तो ऊपर ही जाएगा क्योंकि वो अंबानी का लड़का है, उसके मतलब उसकी बैक मजबूत है तो वो ऊपर जा सकता है। तो ऐसे ही बैक मजबूत होती है तो प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए बैक मजबूत होनी चाहिए। याद रखिए, याद करने की ट्रिक है। तो देखिए क्या है इसका आंसर, दिल्ली इज़ द राइट आंसर। माथे पे गड़वा लीजिए भैया, यहाँ तो ऐसे ही याद करवा दूंगा मैं तो भाई ऐसे ही याद करवाता हूँ, मज़े मज़े में सारी चीज़ें होती हैं भैया यहाँ तो। बॉम्बे इज़ द राइट आंसर किसके थे, सॉरी दिल्ली इज़ द राइट आंसर 37 का। 38 देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल का मेन कार्य क्या है। देखिए इंटरपोल को कितना डिटेल में मैंने बताया था यार शुरुआत में, अभी आप लोगों को शुरुआत में जाके देखिएगा, जो लोग अब से वीडियो देख रहे हैं शुरुआत में देखिएगा इंटरपोल कितना डिटेल में बताया। इज़ टू मिनिमाइज स्पार्किंग, यार स्पार्किंग कम करता है इंटरपोल, मैंने आपको बताया था। इंटरपोल क्या कम करता है, प्रेरक वोल्टेज, रिएक्टेंस वोल्टेज कम करता है, प्रेरक वोल्टेज खत्म करता है, जिसकी वजह से क्या खत्म होती है, स्पार्किंग खत्म होती है। अरे भाई स्पार्किंग, तो आंसर क्या बनता है, बॉम्बे इज द राइट आंसर। 39 की अगर मैं बात करूं, चलिए 39 क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एक बार डिज़ाइन समझ में आ गई बेटा, कहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सब ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दे रखे हैं इनने, और कुछ नहीं, ये कोई फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल थोड़ी है, सब मैथमेटिक्स जैसे क्वेश्चन है। चलिए, तरंग कुंडलित आर्मेचर कुंडली वाले पोल जनरेटर में 51 खांचे हैं और प्रत्येक खांचे में 20 कंडक्टर है। तो खांचे कितने हैं, 51, और प्रत्येक खांचे में कंडक्टर कितने हैं, कितने कंडक्टर दिए, 20। तो देखिए आप समझिए, सीधी सी बात है, खांचे हैं 51, ऐसे 51 खांचे हैं, ऐसे 51 खांचे हैं, और हर एक खांचे में कंडक्टर कितने हैं, 20। तो टोटल नंबर कंडक्टर कैसे निकालोगे, सीधा सा है, टोटल कंडक्टर कितने हो गए, तो Z कितना हो गया, 20 × 51, बड़ा सिंपल सा हिसाब है। क्यों भाई, जिससे डरते थे वही बात हो गई कि नहीं हो गई। 1020 कितने हो गए, 1020। अब देखिए 1500 घूर्णन शक्ति है, N कितना दिया है, 1500 RPM। चलो कोई बात नहीं, RPM पे चलते हुए मशीन में कितनी वोल्टता उत्पन्न होगी, फ्लक्स कितना दिया है, 7 मिली वेबर। अब बच्चे कहाँ गलती करेंगे, देखिए आप, मिली को 10⁻³ नहीं लिखेंगे प्रॉपर, 10⁻³ होगा, याद रखना, ठीक है। तो वो पूछ रहा है वोल्टता कितनी उत्पन्न होगी, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए बड़े ही ध्यान से समझिए, EMF क्या होता है हमको मालूम है, वो EMF वोल्टता पूछ रहा है, देख लीजिए आप लोग, वो क्या पूछ रहा है, तरंग कुंडली में जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज। तो E क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उड़ गए 60 आदमी लेके। अब देखिए पोल की संख्या कितनी है, अब देखिए यहाँ पर पोल की संख्या क्या हमें मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है पोल की संख्या का, क्योंकि तरंग कुंडली दी है। तरंग कुंडली में क्या होता है, तरंग माने वेव, वेव कुंडली, वेव में क्या होता है, A = 2 होता है कि नहीं, मतलब पैरेलल पाथ की संख्या 2 होती है। एक्चुअली मेरे को लग रहा है तरंग कुंडली आई थिंक लैप वाइंडिंग बोलते हैं, लैप वाइंडिंग की बात कर रहा है। A = P होती है, तो P Z चालक कितने हैं, 1020, N कितना है, 1500, ये कितना है, 7 मिली वेबर है, देखिए 7 मिली वेबर है, और 60 × A, तो A = P है, तो मैं A की जगह पे P लिख सकता हूँ, यहाँ पे कैंसिल करता है, तो कितना हो गया, इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कैलकुलेट करता हूँ मैं, तो देखिए 178.5 वोल्ट। तो आपका आंसर कितना बना, दिल्ली इज़ द राइट आंसर, दिल्ली इज़ द राइट आंसर। तो लैप वाइंडिंग के लिए है दिल्ली इज़ द राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैप वाइंडिंग किसके लिए प्रेफर करी जाती है, मैंने अभी बताया था लैप वाइंडिंग, थोड़ी देर पहले ही बताया था, लैप वाइंडिंग किसके लिए प्रेफर करी जाती है, हाई करंट और लेस वोल्टेज। मैंने आपको बताया था वेल्डिंग में इसीलिए यूज़ होती है, तो बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। 41 क्वेश्चन देखिए, जनरेटेड EMF, DC जनरेटर में जनरेटेड EMF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए EMF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, N के भी है, फाई के भी है। तो देखो ऑप्शन में जो मिल जाए वो देख लीजिए, ऑप्शन में देखो बॉम्बे इज़ द राइट आंसर, बाकियों के प्रोपोर्शनल नहीं है, ना व्युत्क्रमानुपाती है ना समानुपाती है। तो बॉम्बे पोल फ्लक्स,
तो पोल फ्लक्स क्या हो गया 5। तो आपका बॉम्बे इज द राइट आंसर 41 का। 42 की बात करते हैं। 42 देखिए, डीसी मशीन 4 पोल वेव वाइंडिंग है। वेव वाइंडिंग है, अब वेव वाइंडिंग से क्या मतलब है, एक ही संख्या फिर भी 2 ही होनी है। तो 42 का आंसर क्या हुआ, पैरेलल पाथ की संख्या कितनी हुई, सी 2। ठीक है, 2 ही तो होती है वेव वाइंडिंग में। ये तो यार पूछना ही नहीं तो कितना 1000 बार सवाल आ चुका है एक ही। लैप वाइंडिंग इज सुटेबल फॉर, अब देखिए ये अलग शिफ्ट में फिर से पूछा है लैप वाइंडिंग किसके लिए सुटेबल है। तो देख लीजिए लैप वाइंडिंग किसके लिए सुटेबल है, हाई करंट लेस वोल्टेज। तो सी इज द राइट आंसर। 43 का आंसर क्या है, सी। चलिए 44 देखते हैं। वही चीज़ लैप वाइंडिंग वाला कितनी बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन। आप देखिए इससे कितना पता चलता है आप लोगों को कि एक ही चीज़ से कितनी बार रिपीट होती हैं। इसीलिए पूरा लेक्चर देखो, क्या पता है इसी से आपको कल को पेपर में मिल जाए सवाल। द सोल पर्पज ऑफ द कम्यूटेटर, मतलब कम्यूटेटर का जनरेटर के अंदर मेन काम क्या है, मुख्य काम क्या है भाई, एसी को डीसी करना। डेली इज द राइट आंसर, कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी। डेली इज द राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा डिटेल में बता चुका हूँ। अब भी बताया पूरे कम्यूटेटर से जुड़े सारे सवाल बताए, इससे बाहर सवाल नहीं पूछेंगे। आर्मेचर रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय, देखिए किसी भी डीसी जनरेटर में आर्मेचर, बात करते हैं, चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। डीसी जनरेटर के अंदर बात करेंगे, डीसी जनरेटर के अंदर आर्मेचर रिएक्शन किससे होती है, बात कर रहा है आर्मेचर रिएक्शन किससे होती है। अब देखिए ये डीसी जनरेटर है, ठीक है, कितना डिटेल में मैं आप लोगों को बताता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये फील्ड के वो हैं, ये क्या है, ये फील्ड फ्लक्स है, ठीक है। अब वही वाली बात है ना, एक म्यान में 2 तलवार रह नहीं सकती। यहाँ रोटर आ गया, रोटर में करंट बहना शुरू हो गया क्योंकि पैदा हो जाता है वोल्टेज और करंट। इस करंट की वजह से इसका फ्लक्स आ जाता है, तो इसका फ्लक्स मतलब आर्मेचर का फ्लक्स अब बवाल करना शुरू करता है। तो आर्मेचर फ्लक्स की वजह से आर्मेचर रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आर्मेचर फ्लक्स की वजह से लड़ाइयाँ शुरू होती है। घर में एक भाई होता है तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब दूसरा भाई भी आ गया तो लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। मतलब 45 का क्वेश्चन नंबर होगा, आंसर होगा बी। तो आर्मेचर फ्लक्स किसकी वजह से है, आर्मेचर करंट की वजह से, याद रखना, ठीक है। तो लो आर्मेचर करंट मतलब लोड इन आर्मेचर, वही बात है यार, लोड आर्मेचर में जो लोड होगा वही तो आर्मेचर करंट है, लोड इन आर्मेचर, ठीक है। 46 क्वेश्चन देख लीजिए। ओहो देखिए वही सेम क्वेश्चन 46 का, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में फ्रंट पिच और बैक पिच कैसी होती है, ऑड संख्या में होती है। अभी कितनी बार बताया है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बार बता चुका, ऑड में होती है। डिटेल में देखिए पीछे रिवाइंड जो नया आया है इस समय कोई बंदा। माना कि एक वायु संधारित्र और अवृक्त संधायक के आयाम में समान यदि आवर्त संधारित्र और धारिता वायु संधारित्र की धारिता 6 गुनी हो तो आवर्त की अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होगी। अब देखिए सीधा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आवर्त संधारित्र की वायु संधारित्र की धारिता, अब देखिए धारिता कह रहा है 6 गुना है, समझना बात को। धारिता इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब आप एक चीज़ समझिए, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मान लीजिए, तो धारिता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन आर के। अगर ये 6 गुना है तो ये भी 6 गुना होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 48 क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेटर की दक्षता इसकी डैश के बढ़ने पर हमेशा बढ़ती है। भाई अल्टरनेटर की जो दक्षता है वो उसकी पावर बढ़ने पे हमेशा बढ़ती है, दक्षता शक्ति बढ़ने पे हमेशा बढ़ती है, याद रखिए। तो इस तरीके से आप देखिए कैसे लगे आपको। टॉपिक वाइज हम लोगों ने पूरा डीसी मशीन के संरचना कर ली है, कोई क्वेश्चन नहीं हम लोग छोड़ते हैं। आप लोग प्लीज़ पूरा लेक्चर देखिए, देखा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होगा डीसी जनरेटर को लेके, जो कि संरचना पे नहीं होगा, याद रखिए ये संरचना पे था। अगला लेक्चर होगा डीसी जनरेटर के क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। चाहे वो शंट जनरेटर हो, सीरीज जनरेटर हो, सबको लेके करेंगे। तो अगला लेक्चर देखिएगा। जिसने पुराना मिस कर दिया है वो पुराना देखिएगा। ऐसे काम की चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पिछला लेक्चर देखेंगे, वो दूसरे टॉपिक पे था, अल्टरनेटिंग करंट पर था, ठीक है।
ये संरचना के ऊपर था, मैग्नेट के भी लेक्चर बना चुका हूँ जो यूपीपीसीएल पेपर के हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह देखते रहिए और अगले लेक्चर का वेट करिए। डीसी जनरेटर में ख़त्म करा रहा हूँ, शंट वगैरह के सारे क्वेश्चन डीसी सीरीज से करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।